हेलो बच्चों। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हो तुम सब लोग? वरुण एडवांस्ड बैच में आप सभी का बेटा वेलकम बैक। और अभी हमने नया यूनिट स्टार्ट किया है, नया चैप्टर स्टार्ट किया है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। पिछली क्लास में एक लेक्चर अपना हो चुका है, आज बारी है बेटा लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। आई होप कल के लेक्चर में मजा आया। कल का लेक्चर तुम्हें थोड़ा सा बेटा जल्दी मिल गया, मैंने उसमें रिकॉर्डिंग करी थी। ये बोला था कि मेंस के बाद वाली चीज, बट वो थोड़ा प्लानर में चेंज हुआ, इसलिए आपका वो पहले अपलोड हो गया था, उसके लिए सॉरी। है ना, कई लोग सोच रहे होंगे सर को क्या हो गया भाई, जेई मेन तो अभी हुआ नहीं है। सर बोल रहे हैं कि जेई मेन हो गया, आप कैसा हुआ, क्या हुआ? ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग बाद के लिए थी। पिक्चर की शूटिंग पहले से कर दी थी मैंने, बट पिक्चर पहले रिलीज हो गई बेटा, ऐसा हो गया, बस ये समझ ले कि दिवाली की बाद की पिक्चर थी, दिवाली से पहले शूटिंग हुई और दिवाली के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। दिवाली से पहले बेटा दिवाली के बारे में बातें हो गई। समझ गया? दिवाली एक एग्जाम्पल है, कहीं तो दिवाली सोचे सर दिवाली कहाँ आई। मजाक कर रहा हूँ बेटा, समझा कर थोड़ा सा। जोक भी तो वरुण एडवांस वाले होने चाहिए ना भाई, एक लेवल ऊपर। हाँ। चलिए, तो अब मजाक की बातें साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एलसीडी एंड एमओडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। कल हमने लिमिट्स के बारे में डिस्कशन किया था, अलग अलग सवाल, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे थे लिमिट में, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को जारी रखेंगे आगे। लिमिट्स के कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लिमिट्स के बारे में और क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने कुछ बढ़िया इजी से स्टार्ट किया था, कल टफ लेवल तक गए थे, और साथ में आज हम थोड़ा थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी भी करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कल हमने आई थिंक 16 ब्रेन टीजर्स कर लिए थे, आज 17 नंबर से बारी है। 17 नंबर से बारी है इसकी, और नंबरिंग यहाँ गलत डल गई है। आई थिंक 17 18 दो ब्रेन टीजर्स हैं इसके ऊपर, 17 एंड 18। 17 एंड 18। चलिए तो देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या हो गया भाई। लो भाई, ऐसा कर लो बस। चलिए 17 नंबर और 18 नंबर की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन? कंसीडर अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड अ पॉइंट पी ऑन इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। अनदर सर्कल इज ड्रॉन कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कल एंड रेडियस इज बी मोर देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो फिगर बना लेते हैं, काफी कंफ्यूजन हो रहा है भाई दिमाग में, इससे बेटर है कि फिगर ही बना ली जाए। तो बोला ये जा रहा है, पहले तो एक प्यारा वाला सर्कल ले लो, प्यारा वाला मतलब ये वाला, और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो। चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। एक पॉइंट बेटा इसके ऊपर इस प्रकार से ले लेंगे, P। तो P को ले लेंगे ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। आई थिंक ए की वैल्यू, रेडियस तो हाँ ए ही था, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ले लिया। और अब बोल रहे हैं कि भाई साहब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाइए सच दैट उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है बेटा वो क्या है, b यूनिट्स ज्यादा है इसके x कोऑर्डिनेट से, है ना। रेडियस इज b मोर देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ p, मतलब a cos थीटा प्लस b उसका रेडियस हो जाएगा, है नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a cos थीटा प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा इस वाले सर्कल की इक्वेशन। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ गए। आगे, सर्कल इंटरसेक्ट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट q एंड द लाइन OP एट R। अच्छा, ये बेसिकली कह रहा है ये वाला R है, सॉरी Q है, और लाइन OP को R पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये लाइन OP को एक्सटेंड कर दिया और ये R पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। Where O is origin, if angle subtended by arc QR at origin is theta, QR एट ओरिजिन, हाँ तो यही वाला तो थीटा माना है। पैरामेट्रिक एंगल जो होता है तो पता है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, सर्कल में एक कॉस थीटा ए साइन थीटा माना है, तो यही वाला एंगल थीटा होता है। बढ़िया, बिल्कुल बहुत प्यारी फिगर बन गई है। लिमिट निकालनी है थीटा टेंडिंग से जीरो, लेंथ ऑफ आर्क क्यू आर अपॉन थीटा की पावर एन। तो कह रहे हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, क्यू आर की आर्क लेंथ अपॉन थीटा की पावर एन, ये लिमिट कह रहे हैं, ये एल है
वेयर एल इज अ नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। समझ गए, वही वाली कहानी करनी है कि ये लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ क्यू आर कैसे आएगी? देखो, लेंथ ऑफ आर्क का तुम्हें पता है एक फॉर्मूला होता है, कोई भी लेंथ ऑफ आर्क होती है तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है, तो आर थीटा लेंथ ऑफ आर्क होती है। ठीक है भाई, तो इतनी लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो रेडियस ये वाला यूज हो जाएगा। इसका रेडियस था a cos थीटा प्लस बी, और थीटा तो एंगल है, सो लेंथ ऑफ आर्क हो गया थीटा इंटू a cos थीटा प्लस बी होल अपॉन थीटा की पावर n। ये लिमिट कहा जा रहा है भाई साहब कि ये फाइनाइट क्वांटिटी है, ये फाइनाइट है, एक थीटा तो काट दो, तो a cos थीटा प्लस बी अपॉन थीटा की पावर n माइनस 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब देखो, नीचे 0 जा रहा है तो ऊपर भी 0 जाना चाहिए, यानी a प्लस बी बराबर 0 हो गया, a प्लस बी बराबर 0 हो गया। अच्छा, एक और बात, इन्होंने यहां पर ये भी बोला हुआ है वैल्यू ऑफ a प्लस एन प्लस एल फॉर b इक्वल टू 1, तो b तो इस केस में 1 दिया हुआ है, b 1 दे दिया तो a माइनस 1 हो गया, इसको यहां उठा के डाल दो, तो यानी लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा की पावर n माइनस 1। अब तुम्हें साफ कहानी समझ आ गई कि भैया ये लिमिट अगर फाइनाइट नॉन जीरो लानी है, फाइनाइट नॉन जीरो लानी है, सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर जैसा होना चाहिए, यानी n माइनस 1 एक्चुअली 2 होना चाहिए, यानी n की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए भाई। और लिमिट भी फिर हमारी हाफ आ जाएगी, कट कटा के सब कुछ, लिमिट इसकी वैल्यू हाफ होती है, तो बेसिकली l की वैल्यू हाफ हो गई, l की वैल्यू हाफ हो गई, n की वैल्यू 3 आ गई, और a की वैल्यू तुम्हें पता है -1 आई थी। सही बोल रहा हूं ना भाई मैं? n की वैल्यू आई थी 3, a की -1, n की 3 और l की हाफ। बस अब तो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, b इक्वल टू 1, ओ सॉरी, इसकी a प्लस n प्लस l, तो यानी कि 2 प्लस हाफ हो गया, यानी कि 5/2 हो गया आंसर। 5/2 ए ऑप्शन बन गया इस क्वेश्चन का आंसर। फिगर बनाना था मेन काम। अब जिन भी लोगों ने क्वेश्चन खुद से नहीं किया, क्यों नहीं किया बेटा? पहले तो ये सोचो, क्यों नहीं कर पाए? क्या डर गए थे? देखो, ऐसा भी बहुत होता है, जेई एडवांस की तैयारी करते वक्त ना हम पहले ही हथियार डाल देते हैं, हम पहले ही सोच के बैठ जाते हैं हमसे तो होगा ही नहीं भैया, इतना मुश्किल सर पता नहीं कौन सी ब्रेन टीजर देते हैं, हमसे तो होगा ही नहीं। अगर आप भी बेटा ऐसे ही सोचते हैं तो पहले तो इस लूजर मेंटालिटी को अपने आप से दूर करिए, क्योंकि लड़ाई करने से पहले कौन हार मानता है यार? ठीक है, ट्राई तो कर, कम से कम ढंग से फिगर बनाओ। सभी लोग अपने आप से वादा करेंगे कि भाई मैं कोई भी क्वेश्चन ट्राई करूंगा, देख के नहीं डरूंगा, क्योंकि बेटा देख, जेई का काम ही यही है, वो तेरे को एडवांस में क्वेश्चन ही ऐसे देंगे कि जो तू देख कर ही डर जाए, बड़े बड़े देखने में पहाड़ जैसे क्वेश्चन, बट जब तू उसको खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला काम हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जब भी वरुण में आप कोई क्वेश्चन करें, एडवांस के लिए कोई भी क्वेश्चन करें, गिव अप पहले मत माइंड में गिव अप करो, पहले सोचो हम उससे होगा, चाहे कितने ही क्वेश्चन ना होते हो, मुझे पता है तुमसे बहुत सारे नहीं होते होंगे, बट तुम्हें माइंड में मेंटली बिलीव करना है कि हाँ यार तुम कर सकते हो। पहले ही मत गिव अप मार दो कि यार फिगर भी बनाई नहीं ढंग से, पहले ही सोच लिया मुझसे तो होगा नहीं। खुद बता यार, इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल था? ऐसा क्या था जो तुम नहीं सोच सकते थे? था क्या? बताओ। क्या तुम इसमें फिगर नहीं बना सकते थे? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल के ऐसे लिए जाते हैं? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि एंगल थीटा होता है? क्या तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला नहीं पता? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर हाफ होता है? एनसीईआरटी से रिलेटेड फॉर्मूले कॉन्सेप्ट लगे हैं, बस सारी चीजें मिक्स कर दी, ये हो गया बस जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन। तो ऐसा ही जेई में होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछने वाले हैं तुमसे पूछेंगे वो इसी लेवल की चीजें, बट वो मिक्स कर देंगे, खिचड़ी मचा देंगे 2-4 कॉन्सेप्ट की। यहां पे 2-4 इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की खिचड़ी मचाई गई। अगर आप देखें, सर्कल का कॉन्सेप्ट था, सर्कल की इक्वेशन थी, सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे, लेंथ ऑफ आर्क्स जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो वो चीज मिक्स हो गई, और लिमिट का कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया 0/0 फॉर्म का। बस 3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके बढ़िया एडवांस्ड का एक प्यारा सा सवाल बन गया। ये होता है बेटा, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, गिव अप कोई नहीं करेगा। हर एक बच्चा जो भी इस बैच में अटेंड कर रहा है, जो भी मुझसे पढ़ रहा है, वो आज ये प्रॉमिस करेगा कि सर भले ही मुझसे 10 में से एक भी क्वेश्चन ना हो, बट मैं ट्राई सारे करूंगा, अपना 100% देके ट्राई करूंगा, 5-7 मिनट, फिर भी नहीं हुआ तो हिंट देखूंगा, और फिर हिंट देखने के बाद ये जरूर सोचूंगा कि ऐसा क्या सर ने 30 मार्का वाला स्टेप लगा दिया जो मैं नहीं सोच पाया। ये जरूर सोचना है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तुम ये सोचोगे तभी तुम अगली बार फिर उस चीज में नहीं फंसोगे, तुम्हें रियलाइज होगा अच्छा इस चीज में ऐसे सोचा जाता है। तो इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस बनना, वो तभी बनेगा बेटा। समझ गए हैं सब लोग? आई होप मेरी बात क्लियर हो गई है सबको कि किस तरह से सवाल अटेम्प्ट करना होता है जेई का। डरना नहीं है पहले, ऐसे तो हजारों सवाल बना दिए जाएंगे, तुम डरते ही रह जाओगे, क्योंकि कोई रटा के नहीं जाना है जेई में कि ये 10 तरह के सवाल कर लिए हो गया।
तुम्हें नए सवाल को करने के लिए इक्विप्ड बनाना है हमें। तो नए सवाल को करने के लिए कैसे इक्विप्ड होगे? जब तुम्हारा दिमाग चलना शुरू होगा। दिमाग चलने का पहला स्टेप है कि बिलीव करो, होगा, होगा क्वेश्चन, बिल्कुल होगा। अब जैसे इसी पैसेज का दूसरा है, ट्राई करिए जरा एक बार। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज। इस बार कह रहे हैं पॉइंट एम ऑन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द लाइन ओपी। तो इसी फिगर का इस्तेमाल कर लिया जाए, इसी फिगर को कॉपी मार देते हैं हम। कौन दोबारा बनाएगा भाई? चलिए इस बार थोड़ा सा ये चीज नहीं पूछते हुए क्या पूछा है कि ओपी लाइन पर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट एम। एक्स एक्सिस का एक पॉइंट एम लेना है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। एम इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन ओपी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एन। एन जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, आगे। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 mn प्लस लेंथ ऑफ आर्क क्यू आर इज k where k is non-zero then coordinates of m for b equal to 2। अच्छा, m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो m को अल्फा कॉमा 0 मान लेता हूं, m को अल्फा कॉमा 0 मान लेता हूं भाई। ठीक है जी, ठीक है सर। अब mn लिखना है। देख, लिमिट बनाने के लिए तुझे mn लिखना है, ये लेंथ तो पहले भी लिखी थी मैंने। सो mn कितना हो जाएगा? इस लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं, है ना भाई। mn की लेंथ तो सीधे, वैसे तो देख दिमाग कॉमन सेंस लगाएगा तो तुझे सीधे mn दिख जाएगा ट्रिगो लगा के, क्योंकि ये थीटा है, ये अल्फा है। तो इस ट्राइंगल ONM ट्राइंगल में सीधे ही ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूं भाई। क्यों इतनी मेहनत करूं? तो ये जो mn है वो सीधे आ जाएगी mn अपॉन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो mn आ जाएगी भाई साहब आपके पास अल्फा साइन थीटा। तुम वो भी कर सकते थे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखो। क्यों करना है यार, सीधे सीधे ज्योमेट्री लगा दी मैंने, तो वो भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग चलना चाहिए बस, जैसे मर्जी चले। चलो mn आ गया। अब लिमिट निकाली जाए वाली। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, mn की जगह लिख दिया अल्फा साइन थीटा प्लस लेंथ ऑफ आर्क क्यू आर। अभी देखी थी हमने, क्या आई थी? क्यू आर की लेंथ आई थी थीटा इंटू दिस ए कॉस थीटा प्लस बी। थीटा इंटू ए कॉस थीटा प्लस बी होल अपॉन थीटा की पावर 3 है इस बार थीटा की पावर 3 है। और इस चीज की लिमिट कह रहे हैं फाइनाइट क्वांटिटी k है और b की वैल्यू भी 2 दी हुई है। इस बार b को 2 चिपकाओ जरा। अब देखो भाई, फिर से वही फंडा कि क्या ये 0/0 फॉर्म है? डिनोमिनेटर तो 0 जा रहा है, न्यूमरेटर भी 0 जा रहा है। देखो थीटा को 0 डाल रहा हूं, साइन थीटा 0, थीटा 0, सारा का सारा कट कट आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0/0 मतलब लॉपिटल रूल लगा दूंगा। लॉपिटल रूल लगा दो। कुछ लोग इसको लॉपिटल की जगह सीरीज एक्सपेंशन से करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। मुझे लॉपिटल पसंद है तो मैं लॉपिटल रूल लगा देता हूं। रूल लिख दिया भाई, रूल को चल, अल्फा कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा प्लस 2, ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है इसमें। डिफरेंशिएशन का थीटा का हो गया 1 प्लस थीटा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस ए साइन थीटा अपॉन 3 थीटा स्क्वायर। ठीक है सर, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। थोड़ा सा इसको तमीज से लिखें। अल्फा प्लस ए कॉस थीटा प्लस 2 माइनस ए थीटा साइन थीटा अपॉन 3 थीटा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। और ये भी लिमिट अब फाइनाइट है, डिनोमिनेटर फिर 0 जा रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 जाना चाहिए भाई। तो यानी थीटा को जैसे ही 0 डाल रहा हूं, ये 0, तो अल्फा प्लस ए प्लस 2 0 होना चाहिए। अल्फा प्लस ए प्लस 2 बराबर 0, अल्फा प्लस ए माइनस 2 हो गया। अब देख हमें पूछा क्या गया है, ध्यान से देखेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, और m के कोऑर्डिनेट मतलब अल्फा की वैल्यू a के टर्म्स में ही पूछी गई है। आगे लिमिट नहीं सॉल्व करनी, वैसे तो एक बार और लॉपिटल लगाता, एक बार और लॉपिटल लगाता, एक बार और लिमिट की वैल्यू निकलती, बट लिमिट की वैल्यू के बारे में बात ही करने को नहीं बोला उसने। तो तुझे बोला है बेटा सिर्फ और सिर्फ मुझे अल्फा बता दे। सो अल्फा तो यहां से -2 माइनस ए आ ही गया, यही उसने निकालने को बस बोला है। अल्फा इज -2 माइनस ए कॉमा 0, अल्फा कॉमा 0 था ना उसके कोऑर्डिनेट्स। तो आगे सर अगर होता तो लिमिट एल, तो भाई एक बार के की वैल्यू अगर मान ले पूछी गई होती तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करते,
एक और रिलेशन बनाते, वो लिमिट को करते, बहुत मतलब एक रिलेशन और क्रिएट करने का भी स्कोप है, बट हमसे क्वेश्चन जहां तक पूछा था हमने उतना कर दिया। देख लो भाई, सही है, बढ़िया पैसेज था ये, बढ़िया पैसेज था, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हुए, पर टफ नहीं बोल सकते, इनको कम टफ नहीं बोल सकते। अब तुम बेटा उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि ये वाले क्वेश्चंस पॉज कर करके खुद से ट्राई करो, और तुमसे होंगे, ट्रस्ट करो अपने ऊपर। अभी नहीं हो रहे कोई बात नहीं, थोड़े दिन में होने लगेंगे, बट ट्राई जरूर करते रहना है बेटा। कोई शॉर्टकट नहीं है, देख एडवांस के सवाल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तुझे उसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा, घंटे बिताने ही पड़ेंगे, खूब सारा समय देना ही पड़ेगा बेटा, बिना उसके नहीं होगा। तू ये सोचे मेंस की तरह मैंने बस नोट्स खटखट पढ़ लिए, PYQ 4-5 लगा लिए, अब मैं एडवांस करने के लिए भी रेडी हूं, तो तू गलत सोच रहा है, गलत सोच रहा है बेटा। एडवांस में तुझे घंटे बिताने ही पड़ेंगे, इतना इजी होता है एडवांस तो, सारे जितने मेंस क्लियर कर रहे हैं सारे एडवांस भी कर लेते हैं ना। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और टाइम कैसे निकलेगा तुम्हें खुद ही नहीं पता लगेगा। एक क्वेश्चन को ट्राई करने में कहां 10 मिनट चले गए तुम्हें समझ ही नहीं आया। वो स्टेज अगर पहुंचा है तो तेरी जेई एडवांस की तैयारी सही चल रही है। मतलब तू बैठा हुआ सोचे जा रहा है, देख रहा है कब समय निकल गया यार, 2 घंटे निकल गए, मैं तो 2 घंटे से क्लास कर रहा हूं, अभी तो आधी क्लास भी नहीं हुई, तो इसका मतलब तू सही जा रहा है, गलत नहीं जा रहा। तू ये मत सोचिए अरे मेरे को तो 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए क्लास करने में, तू सही जा रहा है बेटा, क्योंकि तेरे को पता है कि 3-4 घंटे में तूने भले ही क्वेश्चन 15 ही करे, बट तूने कितनी चीजें दिमाग लगाई, कितनी तरह से सोचा, क्वेश्चन को सही करने का तरीका सोचा, गलत करने का तरीका सोचा, बहुत सारी चीजें तुमने सीखी। तो सिर्फ ये नहीं होता है एग्जाम के अंदर बेटा, सिर्फ वो तुम्हें क्या दिखता है, सक्सेस दिखता है बस, कि अरे उसके इतने क्वेश्चन सही हो गए एग्जाम में, अरे वो रैंक 1 ला रहा है तो देखो उसके कितने सवाल सही हो रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत नहीं पता, कितने घंटों उसने प्रैक्टिस करी है। वही तो तुझे भी करनी है बेटा। आज तुम विराट कोहली को, रोहित शर्मा को देखते हो, अरे भाई क्या फाड़ू खेलता है, क्या छक्के मारता है रोहित शर्मा, क्या पुल शॉट मारता है, तो उसके पीछे की मेहनत तूने देखी है? हमने तो बस वही दिखाई देता है ना कि भाई अरे भाई इसको तो टैलेंटेड है, ये तो गिफ्टेड है, ये बोलना बड़ा आसान है किसी के लिए भी, अरे इसको तो बहुत आती है यार, इसका तो दिमाग ही बहुत तेज है। हर चीज प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है बेटा। टैलेंट कुछ नहीं होता बिना एफर्ट मारे, बिना हार्ड वर्क मारे। आप कोई कितने मर्जी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी टैलेंटेड हो, अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा तो क्या उसका कुछ होगा? बहुत पढ़े हैं टैलेंटेड बेटा, बहुत पढ़े हैं। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं, देखा है मैंने, जिनमें इतना टैलेंट था, बहुत ही तेज होते थे वो 11th में, बट उन्होंने 2 साल मेहनत ढंग से करी नहीं। मेंस तो क्लियर कर ही लिया क्योंकि इतने तेज थे कि भैया मेंस तो हो ही जाना था, बट एडवांस में भी क्लियर कई बच्चों ने कर लिया, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जितना वो ला सकते थे। तो ये होता है हार्डवर्क का खेल। और ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मेरे को लगता था नहीं यार ये कहाँ एडवांस कर पाएंगे, कहाँ इनमें इतना कैलिबर है कि एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लाए, और उन बच्चों ने भी बेटा अंडर 500 रैंक ले आए एडवांस्ड में। तुम बोलोगे सर आप ऐसे ही बोल रहे हो, सच में। मैं तुम्हें नाम क्या बताऊं, बहुत पुराने पुराने बच्चे हैं ऐसे, लड़के भी लड़कियां भी इनफैक्ट मैंने देखी हैं जो एडवांस में अंडर 500 रैंक ले आई, जस्ट ऑन द शेयर एफर्ट हार्डवर्क लास्ट के 2-3 महीनों में। तो आप सबको मेरी एक गुजारिश है कि भाई जी लगा के यार मेहनत कर। ये मत सोच कि टाइम कितना लग रहा है, ये मत सोच कि मेरे से कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। प्रॉपर तरीके से दोबारा से लग जाओ। मेंस हुआ है तुम्हारा तो अच्छी बात है, हो सकता है आप मेंस होने के बाद देख रहे हो मुझे, हो सकता है मेंस होने से पहले देख रहे हो, जो भी है अपने को हार्डवर्क करते रहना है बेटा। लास्ट के 1-1.5 महीना और बची है ये इनिंग्स, इसको निपटा अपनी, उसके बाद तेरे को 2 महीने पूरी चिल मारनी है, ऐश करनी है। तू सोच रहा होगा ना कि सर 2-3 साल हो गए, कब तक मैं ये करता रहूंगा, तो अब वो समय आने वाला है। जैसे ही एडवांस खत्म होगा, थोड़ा बहुत जो लोग बिटसैट वगैरह दे रहे होंगे, मई एंड के बाद तो पूरी कहानी निपट जाएगी। जून मतलब जैसे एडवांस खत्म होता है, जून आई थिंक फर्स्ट वीक में जब भी है, तो आप आई थिंक इस बार तो मार्च मई में ही है, हाँ लास्ट ईयर था वो तो जून। तो इस बार तो तुम्हें मैं ये कहना चाहता हूँ, जून जुलाई अगस्त में जाके बेटा कॉलेज शुरू होगा। जून जुलाई तो तेरे पास 2 महीने इस तरह फ्री है, तू बिल्कुल खाली हो जाएगा, क्या करूं मैं, बोर हो जाएगा पूरे पूरे दिन, तेरे को लगेगा करूं क्या, करने को है ही नहीं कुछ ऐसा होता है। मेरे को याद है अपना वाला टाइम, जब 2 साल जब जेईई की तैयारी करी। और देखो हमारे टाइम तो क्या होता था कि चलो थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ अपने टाइम के बारे में। अभी तो तुम्हारा क्या होता है, मेंस और एडवांस्ड, मतलब मेंस और एडवांस ही होते हैं बस मेजरली, बाकी सारे कॉलेजेस का एडमिशन तो मेंस से मिल जाता है ना भाई। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको कम से कम 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अलग अलग पेपर देने होते थे। मतलब पूरा साल आप ये समझो कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने सिर्फ और सिर्फ पेपर देने के लिए ही होते थे। आप 10 अलग अलग तरीके के AIEEE दे रहे हो, IIT JEE मेंस दे रहे हो, फिर IIT JEE का एडवांस दे रहे हो। पहले तो स्क्रीनिंग और मेंस होते थे नाम, बट 2 IIT के पेपर, एक AIEEE का, बिटसैट का अलग, VIT का अलग, बहुत सारे मणिपाल का अलग, बहुत अलग अलग पेपर्स होते थे। अभी भी होते हैं, कुछ होते हैं, बट काफी हद तक अब
हाँ, DTU का अलग होता था पहले, दिल्ली में जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसका अलग होता था, सबके पेपर्स ही अलग होते थे। अब तो ऐसा नहीं है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है एक, मोस्टली कह लो, प्राइवेट कुछ एक दो कॉलेजेस हैं उनके अलावा मोस्टली जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनका भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया है। बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो हम हुआ क्या कि सबसे पहले एडवांस का, मेंस का हुआ, फिर एडवांस का हुआ, बाकी सब उसके बाद थे। तो जब पहले साल तो मैंने जब 12th के साथ जेई दिया था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने कोई और पेपर के लिए फॉर्म भरा ही नहीं। होता क्या था, सब लोग सारे फॉर्म भरते थे, क्योंकि भाई तुम्हें पता ही है ना आईआईटी में पहुंचना कितना मुश्किल काम है। तो 12th के साथ मैंने फॉर्म ही नहीं भरा बाकी से किसी का, सिर्फ आईआईटी का फॉर्म भरा। घर वालों ने पूछा बेटा सारे फॉर्म भर दिए, हमने कहा हाँ जी भर दिए। भर दिए। ठीक है, क्यों सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि मुझे पता था यार, देख आईआईटी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वैसे ही डजंट मैटर बाकी फॉर्म भरे कि नहीं भरे, और नहीं हुआ तो दूसरे फॉर्म भरे होंगे तो मुझे कोई ना कोई कॉलेज में भेज देंगे घर वाले प्रेशर डाल के, या मेरे अंदर खुद ही एक आ जाएगा कि अरे यार चले ही जाता हूँ अब जब बाकी में तो हो ही गया है। मेरे को ये था कि यार चाहेंगे तो आईआईटी, वरना ड्रॉप लेना है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अगर नहीं हुआ आईआईटी में तो ड्रॉप लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने कोई और फॉर्म ही नहीं भरा। क्या होगा ना होगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी वाला खेल हो गया। तो मैंने एनीवेज फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी नहीं हुआ, बहुत ही बुरा लगा मुझे। मतलब रैंक आ गई थी बट अच्छी वाली आईआईटी नहीं मिल रही थी। खैर वो भी एक अलग स्टोरी है कि वैसा क्यों हुआ, वो कभी बाद में बताऊंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईआईटी क्लियर क्यों नहीं हुआ। एनीवेज वो छोड़ो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर अब क्या हुआ भैया, ड्रॉप लेना था, पहले से प्लान था। सर घर वालों ने तो मारे होंगे जूते। नहीं 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 बेटा, घर वालों को देख हमारे टाइम पे ना इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जो करना है भाई कर ले, पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना मत पढ़, जो करना है कर, तेरी लाइफ है तू जाने। सब सब पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, आजकल के टाइम्स की तरह नहीं है कि माँ बाप भाई पड़े हुए हैं पीछे, भाई बच्चा क्या करेगा पता नहीं क्या करेगा, ये कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। पहले जमाने में बेटा जो तेरा मन कर। तो बस हम अपनी मर्जी से कोटा गए थे, अपनी मर्जी से जेई की तैयारी कर रहे थे, अपनी मर्जी से बेटा फॉर्म नहीं भरा तो घर वालों ने कहा, फिर अपनी मर्जी से ड्रॉप का सोचा तो घर वालों ने कहा कर ले भाई ड्रॉप भी कर ले, तेरी मर्जी। तो फिर जब ड्रॉप किया तो हुआ क्या कि भाई पहले मेंस हुआ फिर एडवांस्ड हुआ। अब मेंस का पेपर दे दिया, ठीक ठाक ही नंबर आ गए थे, पता था। फिर अब एडवांस का जब देने गए तो बहुत डर था अंदर से, क्योंकि ड्रॉप लिया हुआ था कि यार इस साल भी नहीं हुआ तो, जैसे तुम में से भी काफी बच्चों को होगा, इस साल भी नहीं हुआ तो। खैर एनीवेज जो भी था, जब पेपर दिया तो पेपर जब दिया तो पेपर देते ही मुझे समझ आ गया कि भैया मेरा तो फिर नहीं होगा। फिर सिलेक्शन नहीं होगा भाई इस साल। क्यों सर ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो मैथ्स का पेपर मैं दे रहा था तो 120 नंबर का पेपर आया था, नहीं 180 नंबर का। हमारे टाइम में क्या था, दो घंटे के पेपर्स हुए थे, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री। ऐसे नहीं हुआ था 3-3 घंटे वाले दो। मतलब आपको फिजिक्स के टाइम फिजिक्स ही करनी है, बाकी पेपर नहीं मिलेंगे। अभी की तरह नहीं बेटा घोटालेबाजी की 6 घंटे हैं, फिजिक्स उड़ाओ बेटा मैथ्स केमिस्ट्री करो पूरा, या मैथ्स उड़ाओ फिजिक्स केमिस्ट्री कर दो। वैसा नहीं होता था, 2-2 घंटे मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट के, 2-2 घंटे प्रॉपर तीनों सब्जेक्ट को ही देने पड़ेंगे। तो पहला पेपर हुआ फिजिक्स का, ठीक ठाक हो गया। दूसरा पेपर हुआ मैथ का, 11 से 1 था शायद, या पता नहीं ऐसी कुछ था, 1 से 3। तो भाई मैथ्स का पेपर हुआ और फिर मैथ्स का पेपर दिया, और 180 नंबर का पेपर था मैथ्स का भी, सारे सब्जेक्ट के 180 थे। 120 का अटेम्प्ट कर पाया, उसके बाद पेपर पढ़ भी नहीं पाया लिटरली। मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही छूट गए। उसने इन्विजिलेटर ने बोला भैया टाइम खत्म लाओ, और मैं तो देखता रह गया हुआ क्या। मतलब 60 नंबर का तो मैं पेपर देख भी नहीं पाया, देख भी नहीं पाया था, सच बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं पहुंचा ही नहीं था वहां तक, क्योंकि इतना लंबा पेपर था। और खैर मेरे को थोड़ी पता था कि लंबा है क्या है, मेरे को तो लगा 60 नंबर का छूट गया, अब कहीं से आईआईटी होगा। मैं बड़ा हताश निराश, पेपर खत्म होने के बाद 10-15 मिनट तो वहीं डेस्क में बैठा रहा, यूं देखता रहा यार ये क्या हुआ मेरे साथ, 60 नंबर का मैथ्स का पेपर ही छूट गया मेरा। फिर मैंने कहा चलो यार अब क्या ही करें, छूट तो गया ही है, चलो कुछ खाने का तो ज़्यादा देखो उस समय मन करता नहीं, ब्रेक था 1 घंटे का, उसके बाद केमिस्ट्री का था 4 से 6। तो मैंने कहा कुछ बाहर चलते हैं, कैंटीन वैंटीन में देखते हैं, पानी वानी पीते हैं, लोगों से बात करते हैं और कौन है क्या है। तो लोगों से बात करी, देखा भाई वहाँ लोग गजब रोए पड़े हैं, गजब रो रहे हैं। अरे सर नहीं, मतलब तब तो मैं नॉर्मल था। अरे यार भाई बहुत ही टफ पेपर आया था यार मैथ्स का, बहुत ही बुरा हाल हो गया। मैंने कहा हाँ यार बहुत बुरा हाल हो गया, 60 नंबर का छोड़ दिया मैंने तो। कह रहा बस तूने 60 नंबर का छोड़ा है? हम तो यहाँ 20-20 नंबर का अटेम्प्ट कर पाए हैं, कोई 30 नंबर का कह रहा है, कोई 40 नंबर का कह रहा है। मैंने कहा भाई मैंने तो 120 का अटेम्प्ट कर दिया। तो भाई लोग मुझे ऐसे एकदम से देखने लग गए, भाई ये कौन है इसने 120 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया। एग्जामिनेशन सेंटर में एकदम से भगदड़ सी मच गई कि यार ये कौन बंदा है, ये झूठ बोल रहा होगा पक्का। तो फिर मैं ऐसा साइड में हो लिया, क्योंकि शुरुआत से मेरा ऐसा था नेचर कि यार ज्यादा लाइमलाइट में नहीं, चुपचाप रहना है शांति से, कहीं लोग ये ना सोचें ये कौन है क्या है क्या कर रहा है। तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था मैं।
तो एनीवेज, तो मुझे एक बात तो समझ आ गई, मैं फिर ज्यादा सुनने लग गया लोगों की, फिर मैं और भी 2-4 ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रहा और पूछ रहा यार भाई पेपर बड़ा टफ आया और तुमने कितने का किया, तुमने कितने का किया। तो कोई बोलता अरे यार मैं तो लुट गया, 20 नंबर का करा, कोई कह रहा 30 का, कोई कह रहा 40 का। बोला तुमने कितने का किया? मैंने कहा भाई मैंने भी 40-30-40 का ही किया है भाई। उसके बाद जाके जो मुझे चैन मिला, आहा हा, उसके बाद तो मेरी भूख भी निकल आई बेटा, मन करा कुछ खाने का भी, क्योंकि ऐसा लगा कि भाई देखो पेपर जेई का एडवांस टफ आया था, इतना लेंदी पेपर दे दिया, कोई कर ही नहीं पाया भाई, 20-30 नंबर के कर पा रहे हैं लोग, मैंने तो फिर भी 120 का कर दिया अटेम्प्ट। और खैर फिर क्या, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, तो मुझे पता ही है। तो बट मुझे एक बात पक्का था कि यार जो मैंने किया है ना सही किया होगा, क्योंकि ज्यादा मैं गलतियां नहीं करता था, सिली मिस्टेक्स कम होती थी, आता है तो यस, नहीं आता तो नो, मेरा ऐसे ही होता था। तो तुम में से भी काफी लोग ऐसे होंगे, या तो नहीं बनता सवाल बट बनता है तो फोड़ देते हो, फिर एक्चुअली उसका आंसर तुम्हारा ये नहीं कि 2 की जगह 3 आ जाएगा, ढंग का ही आता होगा। ऐसे ही मेरा भी था बहुत, कि भाई एक्यूरेसी लेवल अच्छा था, तो मुझे था कि यार सही होगा। तो एक ही सवाल गलत हुआ था, उसमें 3 नंबर का 4 कट गए थे, 116 नंबर मेरे मैथ्स में आ गए थे, और कट ऑफ गया था 25 उस साल एडवांस्ड का। तो ये तो खैर मैं तुम्हें क्या बताने वाला था, तो ये स्टोरी तो एक डिफरेंट थी, मैं तुम्हें कुछ और चीज बता रहा था कि भाई जब जब जेई एडवांस का पेपर दे दिया, उसके बाद क्या हुआ भाई, अब मैं समझ गया कि भाई मेरे तो रैंक आने वाली है अच्छी, क्योंकि सारी वेबसाइट पे मैं चेक कर रहा हूँ कि भैया रैंक प्रिडिक्टर होती है ना, कि जेई एडवांस के बाद इतने स्कोर में क्या रैंक आएगी, सारे मुझे मेरी रैंक बता रहे, अंडर 100, अंडर 500, कोई अंडर 300 कह रहा है, कोई अंडर 100 भी बता रहा था, सबने अंडर 500 तो बताई। मैंने कहा भाई अब तो भाई चिल हो जाओ भाई, सबने अंडर 500 तो कह ही दिया है। उसके बाद सारे पेपर उड़ा दिए, जितने फॉर्म भरे थे, कोई भी पेपर के लिए पढ़ाई नहीं करी, बंद, किताब बंद। 16 मई को मेरा एडवांस था, उसके बाद लेके वहां से 2.5 महीने जो अय्याशी काटी है, जितने 2.5 साल 3 साल कुछ काम नहीं करा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मजे नहीं करे लाइफ में, वो सारे का सारा हिसाब बेटा 2.5 महीने में ले लिया था मैंने। इतनी मूवीज देखी, इतना क्रिकेट खेला कि भाई मतलब घर वाले परेशान हो जाते थे, कर क्या रहा भाई, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, सुबह जाता है 7 बजे, दोपहर में शाम को आता है 3 बजे, धूप में कौन क्रिकेट खेलता है इतना जून की गर्मी में। मैंने कहा कोई नहीं अब खेलने दो यार, शौक होता था उस समय खेलने का, और 2-3 साल खेला नहीं था बिल्कुल भी। तो एनीवेज, तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था इस छोटी सी स्टोरी से, अपने मेरे को याद आ गया कि भाई जब तुम भी पेपर दोगे बढ़िया, अगर तुम्हारा हो गया, उसके बाद 2-2.5 महीने जो ऐश होनी है, बहुत मजा आने वाला, जितनी मूवी देखनी हो देखियो भाई। हमारे टाइम पे तो देखिए नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स होती नहीं थी, है ना, तो थिएटर ही होते थे, और वो होते था टीवी पे मूवीज आती थी, जी सिनेमा और ये सब समझ गया, तो उसी पे हमने खूब मूवी देख डाली, क्योंकि 2-3 साल तो ज्यादा देखी नहीं थी, फिर खूब टीवी देखते रहे, खूब दिन रात बस मैच देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, यही सारे शौक थे। मैं 3 ही तो शौक थे यार, ठीक है, मूवी देखने का भी उतना नहीं था सही बताऊं तो, ज्यादातर तो शौक यही था कि क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना, जो बहुत सारे इंडियंस को होता है, तुम्हें भी होगा ही यार, आईपीएल मिस हो रही है, वर्ल्ड कप मिस हो गया, सारा सारे के सारे बेटा देख डाले पुराने मैच, हाईलाइट पे हाईलाइट देखे जा रहे हैं, आ रहे जा रही है, पूरे दिन लगाए बैठे हुए हैं, घर वाले भी कुछ नहीं कहते थे, फिर कहते थे यार ठीक है। एनीवेज, तो बहुत बहुत बढ़िया टाइम आने वाला है अब तुम लोगों की लाइफ का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो 2-2.5 महीने मुझे लगता था यार ये यार ऐसा टाइम तो वापस ही नहीं आएगा लाइफ में, बट ट्रस्ट मी जब आईआईटी के अंदर गए तो उससे भी 10 गुना बढ़िया टाइम और मजे, वो लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस मेरे अगले 4 साल में बने थे। तो वो तुम्हारी भी लाइफ में बेटा, अब तुम सब लोग उस फेज में एंटर करने वाले हो, बहुत मजा आएगा अब तुम्हें भी, बट मेहनत करो, मेहनत करो। ये टाइम जो मिला है ना अभी, तो मैं तुम्हें क्यों ये स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर तुम करोगे कि जो मेहनत करने का टाइम है उसमें तुम मजे करने लग जाओगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं गिल्टी फील होगा, अरे यार मुझे अभी तो मेरा एडवांस बचा है। और जब फ्री होके आदमी जब करता है ना मजे, तो उसका मजा ही अलग होता है कि भाई अब तो कुछ मतलब गिल्टी बिल्कुल फील ही नहीं होता ना, ना कोई घर वाला कुछ कहता, और अंदर से भी अपने आप को जरा सा भी 1% नहीं लगता कि यार हम हरामखोरी कर रहे हैं, है ना। तो वो मजे अलग हैं, उस बात का फन अलग होता है, जिंदगी भर याद रखते हैं उस चीज को। चलिए, तो ये छोटी सी स्टोरी से मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने ये वाला जो फेज था मेरा वो किस तरह से निकला था। एनीवेज, ये तो मैंने तुम्हें बताया आईआईटी के बाद का, वो भी बताऊंगा कि भाई कैसे 12th के बाद, 12th के साथ जब मैंने दिया था जेई, तो कैसे खराब हुआ पेपर, वो किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि उससे भी आप लोग बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जो मैं बताऊंगा, किसी और दिन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तुम बोलोगे सर आज आप कैसे स्टोरी मूड में आ गए, आप तो स्टोरी सुनाते नहीं, आप तो बेटा देख, वरुण एडवांस बैच में जनरली मैं स्टोरी नहीं सुनाता, क्योंकि भाई इसमें अपन सीरियस लोग पढ़ने वाले हैं, तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है, बट हाँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो स्टोरी, अपनी स्टोरी मैंने आपको बताई, इससे हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ सीखने को मिल जाए, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है, राइट। चलिए, तो वापस से आएंगे, अगला ब्रेन टीजर देखिए, ट्राई करिए इसको,
गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट A, P इज लेस देन C। अच्छा, तो एक राइट एंगल सा ट्राइंगल बना लेता हूं, ये राइट एंगल ले लेते हैं, चल ABC, वैसा वाला बना लो, नॉर्मल वाला, एक ही बात है। ये वाली साइड C है, ये B है, ठीक है। इफ HA WA MA आर इट्स ऑल्टीट्यूड, बाइसेक्टर एंड मीडियन। HA क्या है? ऑल्टीट्यूड की लेंथ है, ठीक है भाई साहब, ये लीजिए HA। फिर WA क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी। और तीसरी वाली क्या है? मीडियन है। समझ गया? तो बेसिकली एक एक करके मुझे तीनों की लेंथ लिखनी है, तीनों की लेंथ लिखनी है, और ये लिमिट निकालनी है B टेंडिंग टू C। बहुत प्यारा क्वेश्चन, B टेंडिंग टू C। तो एक काम करता हूं, देखो पहले ऑल्टीट्यूड बना लेता हूं, ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड हो गया। एक काम करता हूं, इस एंगल को तो B एंगल बोल देता हूं, तो ये C cos B हो जाएगी, C cos B हो जाएगी, और ये C sin B हो जाएगी, है ना, C sin B हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है ऑल्टीट्यूड यानी HA, वो हो जाएगी C sin B, ठीक है सर, C sin B हो जाएगी। और देखते हैं क्या निकालना है, और निकालना है MA और WA। MA मतलब मीडियन बेटा, तो फिर से ट्राइंगल बना लिया। इस बार जो है मीडियन बनाई, ये वाली जो लाइन है ये मीडियन बनाई, मतलब मिड पॉइंट पे मिलेगी, मिड पॉइंट पे मिलेगी, है ना जी, मीडियन बनाई। अब मीडियन की लेंथ तुम राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी प्यार से बता सकते हो, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में इस मीडियन की लेंथ क्या होगी, सोच के बता, बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, देख। अच्छा, एक राइट एंगल का रिलेशन भी है कि ए साइड जो है A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये भी है। हाँ सर, तो मैं तुम्हें पूछ रहा था कि भैया जी मीडियन में ये मीडियन की लेंथ क्या होगी। तो देख, अगर मैं इसको सेंटर मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाऊं, तो तुझे पता है ये सेमी सर्कल बनेगा, ये सेमी सर्कल बनेगा, यानी ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस, यानी MA MB MC तीनों बराबर होते हैं, ये बात तुझे पता होगी, है ना। यानी कि एक तरह से अगर ये A था तो A/2 हो गई, तो BM की वैल्यू A/2 हो गई, तो यानी ये भी A/2 हो गई। तो जो मीडियन ऑफ फ्रॉम A है वो एक्चुअली A/2 हो गया। इतनी बात सही है भाई, इतनी बात सही है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, WA भी तो है कुछ। WA क्या था भाई? WA वॉज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, खेल बेटा ये है, एंगल बाइसेक्टर भी निकालना है। देख बेसिकली यही करना है तूने, ये तीनों चीजें निकाल के यहां डालनी है और फिर देखना है क्या लिमिट आती है। तो अब फिर से ट्राइंगल बना लिया, इस बार ये एंगल बाइसेक्टर बना लिया, यानी ये 45, ये भी 45, ABC, ठीक है सर, समझ गया, ये भी 45, ये भी 45, और ये एंगल B माना था तुमने, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर ये लेंथ चाहिए और ये तुम्हारे पास C लेंथ है ही, तो देखो इस ट्राइंगल में साइन लॉ लगा देते हैं, इसको AD बोल देता हूं। तो इस ट्राइंगल में साइन लॉ लगा के मुझे दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि AD अपॉन साइन B इक्वल टू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सोचो, 135 माइनस B हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीनों का एंगल का सम 180, तो 135 माइनस B, AD अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन 135 माइनस B, यानी AD की वैल्यू आ गई साइन 135 माइनस B, सॉरी साइन C साइन B, AD की वैल्यू हो गई C साइन B, ओह C साइन B अपॉन साइन 135 माइनस B। देख लो भाई साहब, सही बोला है मैंने, सही बोला है क्या मैंने? सही लग रहा है सर, बात तो सही लग रही है, बात तो सही लग रही है, ठीक है भाई। तो WA की वैल्यू भी निकल आई, WA की वैल्यू ये हो गई, बेसिकली ये WA हो गया तुम्हारा C साइन B अपॉन C साइन B अपॉन साइन 135 माइनस B। गॉट इट, गॉट इट। अब क्या करें भाई, ये लिमिट B टेंडिंग टू C, ये लिमिट निकालनी है। चलो अब निकालते हैं यार, इसकी बात करते हैं। तो जैसे ही मैं ये वाली लिमिट निकालूंगा, इस लिमिट को क्रिएट करता हूं, लिमिट B टेंडिंग टू C
एम ए माइनस एच ए, तो एम ए था ए बाई टू माइनस सी साइन बी, ए बाई टू माइनस सी साइन बी अपॉन डब्ल्यू ए माइनस एच ए, डब्ल्यू है था सी साइन बी अपॉन साइन 135 माइनस बी माइनस माइनस एच ए था सी साइन बी, सी साइन बी। इन सब में से सी कॉमन आ रहा है, ये बस एक सी की दिक्कत कर रहा है। तो एक काम करता हूं, इसको भी कुछ सी के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? वही सोच रहा हूं, वही सोच रहा हूं कि अगर मैं बी टेंडिंग टू सी करता हूं, देखो बी टेंडिंग टू सी का मतलब हो गया एक तरह से तुम्हारा ये दोनों एंगल 45 45 की तरफ जाने लग जाएंगे। तो 45 जैसे ही बी को रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, तो एक काम करता हूं, देखो एक काम करता हूं, सी साइन बी कॉमन ले लेता हूं, नीचे से सी साइन बी कॉमन आ रहा है, देखते हैं चलो अभी क्या होता है। सी साइन बी कॉमन 1 अपॉन साइन 135 माइनस बी माइनस 1, तो देख वैसे ही दिख रहा है, बी को 45 रखूंगा तो ये 1 माइनस 1 0, और ये भी तेरी ए बाई टू माइनस सी साइन बी है ना। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि यार इसको भी सी के टर्म में ले आऊं क्या, ए बाई टू को। तो इसको देखो कैसे हटाऊंगा मैं, बेसिकली मेरे माइंड में चल रहा है ए सी और सी आ रहा है, तो अगर वो हट जाए सिर्फ बी रह जाए, बाकी सब में देखो एंगल बी है, तो अगर ये साइड्स हट जाए तो बात बढ़िया हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल ए था तुम्हारा, और ये बी था, ये सी था, ठीक है जी, और ये 45 तो खैर लिमिटिंग केस में होगा, इसको मैं अभी बी मानता हूँ, इसको अभी मैं बी मान लेता हूँ। ये वाली साइड सी थी, ये बी थी, और ये ए थी। तो अगर आप ध्यान से देखें, ए कॉस बी को सी लिख सकता हूं, है ना, यानी जहां जहां सी दिख रहा है सी को हटा के ए कॉस बी लिख लेता हूं, ए कॉस बी लिख लेता हूं। तो होगा क्या ना, ए ना कट जाएगा, सी को हटा के यहां से, तो ए बाई टू माइनस सी को हटा के ए कॉस बी साइन बी अपॉन इसको ए कॉस बी साइन बी, ठीक है जी, और साथ में यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 बाय साइन 135 माइनस बी माइनस 1, ऐसा कुछ, ठीक है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये मेरे दिमाग में एक तरीका आया। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ए तो काट दूं भाई, सब में से ए तो काट देता हूं, ठीक है। अब ऊपर देखो क्या बचेगा, एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम ले लूंगा बेटा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन बी कॉस बी होल अपॉन, 2 आया होगा एलसीएम का, 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन बी कॉस बी, है ना, यानी ये साइन 2 भी बन जाएगा। और इन टू में ये वाली चीज, इसका भी एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन 135 माइनस बी अपॉन साइन 135 माइनस बी, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। तो अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे बेसिकली अब बी को सब कुछ, देखो मैंने एंगल भी बना लिया, मैंने सब कुछ एक वेरिएबल में लेके आ गया, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल थे ना, साइड ए अलग घूम रही है, साइड सी बी, और एंगल ए बी सी, तो मैंने सब कुछ एंगल बी के टर्म में बता दिया। और अब एंगल बी को पाई बाय 4 की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही बी टेंडिंग टू सी होगा मतलब एंगल बी 45 की तरफ जाएगा। अब मैं इसमें देखता हूं, देखो कई बार, हाँ ये भी एक क्वेश्चन देख रहा था मैं चैट पे, के बच्चे पूछ रहे थे सर पार्शियल लिमिट कब डालते हैं। कई लोग कह रहे हैं सर पार्शियल लिमिट तो डाल ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात, नहीं डाल सकते, बट मल्टीप्लिकेशन में जब होता है ना कोई टर्म, तो उसकी डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में ले जाकर तक खींचोगे उसे और लास्ट में डालोगे, उससे बेटर है पहले ही डाल दो। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे देख ये वाली लिमिट एक मल्टीप्लीकेशन में अलग लिमिट पड़ी है, इस पूरी में मैं जैसे ही 45 डालता हूं साइन 2 बी हो जाएगा, और 2 बी मतलब 1, तो ये तो 1 आ जाएगी, यानी इसको मैं 1 अभी से ही डाल देता हूं। ऐसे ही ये वाली भी एक मल्टीप्लिकेशन में अलग लिमिट पड़ी है, ये भी बी को 45 डालते ही 1 आएगी, इसको भी अलग से डाल सकता हूं। इन दोनों में नहीं डाल सकता, क्योंकि ये दोनों 0 बाय 0 बना रहे हैं। तो इस लिमिट को अब लेके शुरू कर देता हूं, 1 माइनस साइन 2 बी अपॉन 1 माइनस साइन 135 माइनस बी। अब देखो भाई, एक तरीका तो ये है कि अब 0 बाय 0 बन गई है, 0 बाय 0 बन गई है, बिल्कुल बन गई है सर। तो अब मैं या तो लॉपिटल लगा दूं, लॉपिटल भी लगा सकता हूं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना थोड़ा सा तमीज से कर लेता हूं भाई, 1 माइनस कॉस थीटा बना लेता हूं इसे, 1 माइनस कॉस 2 पाई बाय 2 माइनस 2 भी बना लेता हूं इसको, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। और इसको भी 90 प्लस, देखो साइन 135 को लिख लो, साइन 90 प्लस 45 माइनस बी, साइन 135 माइनस बी को मैंने ऐसे लिखा,
तो 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, सो कॉस 45 माइनस बी को लिख सकता हूं, इस वाली टर्म को मैं कॉस पाई बाय 4 माइनस बी लिख सकता हूं। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर ले आता हूं, ठीक है जी। तो ये वाली लिमिट तो अब तुम्हारी हाफ हो गई। फिर से मल्टीप्लीकेशन की एक लिमिट है, इसे अलग से मैंने पुट कर दिया। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा टेंडिंग टू 0 होगा क्योंकि बी जैसे ही पाई बाय 4 जाएगा एंगल 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी थीटा स्क्वायर ले आओ नीचे, तो ये भी क्योंकि थीटा जैसे ही बी को पाई बाय 4 डालूंगा एंगल 0 जा रहा है, तो ये वाली लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा और हाफ हो जाएगा, और ये भी एक हाफ लिखा है और पाई बाय 4 माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाफ हाफ कट गया, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ये भी, और इस हाफ हाफ काट दिया। इसमें से 2 जबरदस्ती कॉमन निकाल लो, 4 पाई बाय 4 माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे भी पाई बाय 4 माइनस बी होल स्क्वायर, कट कटा के सब कुछ 4 बन गया, 4 बन गया बेटा, ठीक है ना। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 4 होना चाहिए। अब तुम फिर आर्ग्यू कर सकते हो सर ऐसे नहीं, सर वैसे कर लेते हैं। देख ज्योमेट्री है, 5-10 अलग अलग तरीके से लिमिट बनाई जा सकती है। मैंने एंगल बी के टर्म्स में बताया, तुम सब कुछ साइड बी के टर्म्स में बना लो, साइड बी के टर्म्स में लेके आ जाते, बात वही है। मैंने एंगल बी के टर्म्स में ले आया, बी को 45 रख दिया, लास्ट में लिमिट। अलग अलग तरीके हैं, तुम्हें जैसे अच्छा लगे कर लो, उसमें हम आर्ग्यू नहीं करेंगे कि सर ये बेटर है वो बेटर है, जैसे तुम्हारा थॉट चल रहा है वो बेटर है बेटा। अपनी सोच बढ़िया है, एडवांस्ड में जो है जैसी है वही डेवलप करनी है बस। किसी दूसरे की सोच को पकड़ के ये बोलना रहे ये बढ़िया है ये बढ़िया है सर, उससे फायदा नहीं होगा, उससे फायदा नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। एक और ब्रेन टीजर नंबर 20, लिमिट्स का ही चल रहा है अभी, आगे आएगी कंटिन्यूटी भी। देखो कंटिन्यूटी में मेनली लिमिट्स ही लगनी है, कंटिन्यूटी में कुछ है थोड़ी, बस LHL RHL FA 3 चीजें बराबर होती हैं, तुम्हें पता है। मेनली लिमिट्स के ही क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए लिमिट्स की ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। n एक नेचुरल नंबर है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेना है। अच्छा समझ रहा हूं। अब ये 2022 की पावर ये और पावर ये, तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2022 की पावर x की पावर n अपॉन e की पावर x है, माइनस 2023 की पावर x की पावर n अपॉन e की पावर x है, होल अपॉन x की पावर n, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब तुम्हें एक बात पता है, देखो अब ये किस चीज पर बेस्ड है क्वेश्चन, जिन लोगों को ये पता है, नहीं पता तो भी इधर देख लो। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में x की पावर n अपॉन e की पावर x, ये लिमिट क्या होती है? ऊपर एल्जेब्रिक है, नीचे एक्सपोनेंशियल है, स्पेशल लिमिट्स का पार्ट होता है, बताई जाती है क्लास में कि भैया ये चीज वैसे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिख रही होगी तुझे, सबको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिख रही होगी क्योंकि x जैसे ही इनफाइनाइट ले जाऊंगा सर वो भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, बट इसका आंसर हमेशा 0 आता है। कैसे आता है सर? देख इसमें बहुत सिंपल सा, बेसिकली एक तो ये तरीका याद करने का कि डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है एक्सपोनेंशियल का ओवर एल्जेब्रिक। x की पावर n क्या है? एल्जेब्रिक। तो दोनों इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, बट क्योंकि e की पावर x डिनोमिनेटर वाला है, इसका ये डोमिनेट करेगा, इसको भूल जाओ, ये डोमिनेट करेगा, ये डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है यानी ओवरऑल 0 जाएगा। डोमिनेटिंग क्यों होता है अब उसका लॉजिक समझ लेते हैं। देख इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, लॉपिटल लगाएगा, हाँ सर एक बार लगाऊंगा तो क्या होगा सोच, n x की पावर n माइनस 1, e की पावर x तो बेटा हिल ही नहीं पाएगा, कोई नहीं हिला सकता इसे, तो पर्वत चट्टान है ना भाई। हाँ इसको हिलाने के लिए तो भाई हनुमान जी की जरूरत पड़ जाएगी, बट एनीवेज जोक्स अपार्ट, अब ये अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। फिर तुम अगली बार डिफरेंशिएट मारोगे इसको, ऊपर की पावर बेचारी एक एक करके चट्टान जो है पत्थर में बदलती जाएगी, कम होती जाएगी पावर, x की पावर n-2 बन जाएगी, फिर n-3, अल्टीमेटली एक ना एक बार आके ऊपर की इन्फिनिटी का समाप्त हो जाएगा, एक बार x की पावर 0 आ जाएगा, इनफैक्टोरियल तक जब चली जाएगी, समझ गए तुम बाहर। यानी बेसिकली होगा क्या कि ऊपर से तो देख x हटने वाला है, ये तो पक्का ही है, और n तो तेरा कोई ना कोई नेचुरल नंबर है ना, तो नीचे बट e की पावर x हमेशा प्रेजेंट रहेगी, जितनी मर्जी बार डिफरेंशिएट कर लो e की पावर x तो सेम रहती है, यानी ऊपर से इन्फिनिटी हट जाएगी 100 बार 10 बार जितनी बार भी n है उतनी बार डिफरेंशिएट करके ऊपर से इन्फिनिटी हट जाएगी, नीचे से नहीं हटेगी, यानी नीचे वाला इसको अभी भी इन्फिनिटी रहेगी, यानी लिमिट 0 बन जाएगी। समझे? तो ये स्पेशल लिमिट की तरह तो याद रखना है आपको, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x हमेशा 0 होता है। सर ये 0 हो गया भाई, 0 अब 0/0 बनी ना बात,
अब तो ये 0 बन गई। अब तो हो ही गया एक्चुअली। इसमें क्या है, अब तो ये बेटा हो ही गया, क्योंकि अगर अब तो इसको ध्यान से देखे तो ये इसकी पावर 0 है। हाँ सर, इसकी पावर 0 है। तो ये भाई साहब जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं बनी बेटा। इसकी पावर 0 तो 1 हो गई, और ये भी इसकी पावर 0 1 हो गई, और नीचे इन्फिनिटी की पावर n लिखी हुई है। तो भाई 0 अपॉन इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो 0 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होता है भाई, जबरदस्ती। आगे का क्वेश्चन कुछ था ही नहीं इसमें, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं बनी। ऐसा भी चेक करना होता है कई बार, लिमिट्स के क्वेश्चन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं बनती, सीधा ही आंसर आ गया। तो आंसर हो गया इसका 0। आंसर हो गया भाई 0। देख लो, देख लो भाई, करेक्ट। हम्म, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक पैसेज ले लेते हैं अब। एक पैसेज आज किया था, एक और पैसेज लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, सभी लोग इसको कर सकते हैं। कंसीडर एन इक्वेशन लॉग ऑफ दिस प्लस दिस 4 है। वेरिएबल एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। अच्छा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर इंटीजर्स, एम एन आर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विच सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। अच्छा, तो एक बात तो मैं समझ गया भैया, तूने तो एक ही इक्वेशन दी है और 3 अननोन सॉल्व करने को बोल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है सवाल में, कुछ ना कुछ रेंज वेंज का खेल है, क्योंकि अदरवाइज तो ये सॉल्व नहीं हो सकता एक इक्वेशन 3 अननोन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे क्यूबिक का होल स्क्वायर भी दिख रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने का पूरा स्कीम लगाई हुई है बेटा। तो लॉग बेस 2 अल्फा की पावर 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर है ना, 64 प्लस 2, ऐसा हो गया, लॉग का होल स्क्वायर बनाया। इसको भी बीटा स्क्वायर की टर्म्स में 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, देखो है ना, 4 बीटा 4 माइनस 8 बीटा स्क्वायर प्लस 4 हो गया, प्लस 9 बच जाएगा, प्लस 9 हो गया। और लास्ट वाला प्लस मॉड, भाई साहब और कुछ देना रह गया था तो वो भी दे देते, मॉड बॉक्स, ये चीज बराबर कह रहे हैं 4 है। अब खेल समझा बेटा, मैं तो देख समझ गया खेल, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जब ये 0 डालोगे तो log 2 बेस 2, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू तुम्हें एक तरह से, इसकी मिनिमम वैल्यू तुम्हें log 2 बेस 2 यानी 1 मिल जाएगी, है ना भाई, क्योंकि मिनिमम, इसको मिनिमम रखा तब ये 0 रखा, इसकी मिनिमम के लिए 0 यानी √9, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 3 मिल जाएगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू तुमको 0 मिल जाएगी, मॉड है क्योंकि। ठीक है भाई साहब, तो यानी कि LHS की मिनिमम वैल्यू ही 4 है और उसने उसको 4 ही रखने को बोला है। समझ गया ना बेटा रेंज का क्वेश्चन। तो LHS मिनिमम इज 4 और RHS भी 4 ही है, यानी सभी अपना अपना मिनिमा अटेन कर रहे होंगे, सभी अपना अपना मिनिमा अटेन कर रहे होंगे, यानी अल्फा की पावर 3 बराबर 8 होगा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 होगा, और बॉक्स मॉड ऑफ दिस इज 0, बॉक्स गामा बाय 3 माइनस 2 का बॉक्स 0 होगा, यानी गामा बाय 3 माइनस 2 1 से छोटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यहां से गामा की एक रेंज आ जाएगी, यहां अल्फा की वैल्यू तो सिर्फ रियल वैल्यू तो 2 आएगी, बीटा स्क्वायर 1 यानी बीटा प्लस माइनस 1 हो गया, और यहां से 2 से 3 तो गामा की रेंज 4 से 6 हो गई भाई साहब, सही बोल रहा हूं ना, देखना 2 6, ओ सॉरी 2 इधर आएगा, 3 दूनी 6 इधर आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे, यहाँ पर 3 3 9 आएगा, सही है ना। गामा की रेंज निकाल दी मैंने, तो 6 से 9, बट इन्होंने बोला अल्फा बीटा गामा क्या है, इंटीजर है, तो गामा 6 7 8 ही होगा, गामा की वैल्यू 6 7 8 ही होगी, 9 पे तो ओपन है। तो गामा की 3 पॉसिबल वैल्यू, बीटा की 2, अल्फा की 1, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा PNC लगा दो भाई, अल्फा की तो 1 वैल्यू, बीटा की 2 वैल्यू, गामा की 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रिपलेट्स आ गए 6, सी ऑप्शन। बढ़िया था ना, का क्वेश्चन था देख। अब इस क्वेश्चन को, ये टफ नहीं है, ये टफ अगर तुझे लग रहा है तो मतलब तूने बेटा बेसिक्स ही नहीं पढ़े हुए हैं ढंग से मेंस लेवल के, और अगर तू इजी है तो करा क्यों नहीं। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सोच पाए, यही तो सोचना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि एडवांस के क्वेश्चन मतलब बहुत तगड़े तगड़े टफ क्वेश्चन करके चले जाऊं, और हम ये भूल जाते हैं कि एडवांस में वो तगड़े तगड़े टफ क्वेश्चन तो एडवांस में तेरे से नहीं हिलने भाई, वो छूटने ही है, जैसे मेरे छूटे थे,
तेरे को जेई क्लियर करने के लिए जो आता है उसे समय के अंदर अगर कर दिया तो फिर भी जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, वही चीजों में हम लोग लैग कर जाते हैं। चलिए 21 नंबर हो गया, 22 और 23 पे आ जाते हैं। 22 नंबर देखते हैं क्या था। तो वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 सिग्मा आर 1 से n, सिग्मा आर की वैल्यू, सॉरी एक्स टेंडिंग टू 0, ये क्या है, आर क्या है, वैल्यू ऑफ आर, अच्छा वैल्यूज ऑफ गामा है वो। आर तो तुम्हारा क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ गामा थी, आर थी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ गामा, गामा की वैल्यू 3 आई है, 6 7 8। तो बेसिकली तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, साइन 6x अपॉन x का बॉक्स, गामा 1 को 6 रख दिया, साइन 7x बाय x का बॉक्स प्लस साइन 8x बाय x का बॉक्स, ये निकालना है ना भाई। गामा आई की वैल्यू 1 से 3 तक, गामा 1 गामा 2 गामा 3, गामा 1 की वैल्यू मैंने एक तरह से 6 ले ली, गामा 2 की 7 ले ली, गामा 3 की 8 ले ली। समझ गए, सिग्मा तो हटा दो, मैंने खोल दिया है। अब इसकी लिमिट निकालनी है और बॉक्स भी दिया हुआ है भाई साहब। अब तुम देखो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, ये भी क्लास में बताया जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये चीज निकालनी है। अब मैं इसको एक लाइन में कर दूंगा, बट तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें एक बात पता है, देखो भैया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, दुनिया जानती है सर ये तो 1 होता है। ठीक है बेटा, दुनिया तो जानती है, बट ये छोटी सी चीज अगर मैं इसमें कर दूं, बॉक्स साइन एक्स बाय एक्स, तो क्या हो जाता है। अब देख, लिमिट 1 होती है बट 0.999 होती है या 1.0001 होती है, तभी तो बॉक्स डिफाइन होगा, क्योंकि बॉक्स फिर अलग वैल्यू देगा। देख 1 लिमिटिंग वैल्यू 1 है, इसका मतलब या तो 1.0001 हो रहा होगा या 0.9999 हो रहा होगा। तो बॉक्स अगर हमें लेना है तो इसका मतलब, याद करो एक इनइक्वालिटी होती है, साइन एक्स इज लेस देन एक्स और एक्स 0 से पाई बाय 2, 0 के आसपास साइन एक्स जस्ट छोटा होता है एक्स से, है ना भाई, और लेस देन 10x होता है। तो अगर तुम्हारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको डिवाइड कर दो, साइन एक्स अपॉन एक्स जस्ट 1 से छोटा होता है बेटा। साइन एक्स के एक्सपेंशन से भी सोच सकते हो तुम कि साइन एक्स जो है जस्ट x से छोटा होता है, साइन एक्स एक्सपेंशन में x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आता है ना, तो वो साइन एक्स x से छोटा हो जाता है, यानी कि इसकी लिमिट 0 बेसिकली 0.9999 होती है, इसलिए ये लिमिट 0 हो जाएगी, क्योंकि जस्ट ये 1 से छोटा होगा। ऐसे ही अब अगर हम इसको देखें भाई साहब, आ जाते हैं अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन 6x अपॉन 6x, इसको जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज तुम्हारी ओवरऑल 6 से छोटी हो जाएगी। देख लिमिट 6 आएगी, मुझे भी पता है, बट 5.9999 आएगी, क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा जस्ट 0.999 होता है, तो ये 6 से जस्ट छोटी, यानी इसका बॉक्स 5 आ जाएगा। ऐसे ही ये 7 से जस्ट छोटी होगी, इसका बॉक्स 6 आ जाएगा, 8 से जस्ट छोटी इसका बॉक्स 7 आ जाएगा। तो 6 3 18 हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, तो ये याद रखिए, थ्योरी का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है ये। इसी में एक और चीज होती है कि अगर tan होता, tan x अपॉन एक्स का बॉक्स ले लेते, तो ये लिमिट 1 ही रहती, क्यों, क्योंकि tan x जस्ट x से बड़ा होता है, तो ये लिमिट 1.0001 होती है, इसलिए ऐसा हो जाता है भाई साहब। ये याद रख लीजिए, याद रख लीजिए इसको आप लोग याद रख लीजिए, करा होगा ये नोट्स में आपने। तो 2 चीजें बताई हैं कि ये, और एक जो मैंने स्पेशल लिमिट बताई थी आज तुम्हें, ये वाली, ये भी आपको याद रखनी है। चलो थर्ड इसी में पैसेज में लास्ट देखते हैं, इसी पैसेज में लास्ट देखते हैं। अब देखो बीटा से रिलेटेड है कुछ, बीटा 1 माइनस बीटा 2 माइनस बीटा 3 डॉट 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 माइनस बीटा n। तो भैया बीटा की तो 2 ही वैल्यू आई थी, और बोल रहे हैं बीटा 1 बड़ा वाला है, तो बीटा की 2 वैल्यू क्या क्या आई थी, 1 और -1 आई थी। तो बड़ा वाला मतलब बीटा 1 को 1 ले लो, बीटा 1 बड़ा वाला है ना, बीटा 2 तुम्हारा -1 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस, वैसे तो n तक डिफरेंस लेना था, बट n है ही नहीं, 2 ही है, का डिफरेंस बीटा 1 माइनस बीटा 2 p है, यानी कि 1 माइनस माइनस 2, p की वैल्यू 2 हो गई। अब ये लिमिट निकालनी है भाई साहब, और नोट दैट यहां पे बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स मत ले लेना, इसे GIF नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में GIF नहीं लिखा है, वो पैसेज में लिखा था, बट नॉट इन दिस क्वेश्चन। सो आप इसको GIF मत ट्रीट करो, नॉर्मल ब्रैकेट बना लो, अगर आपको दिक्कत है यहां नॉर्मल ब्रैकेट्स बना लीजिए।
ठीक है भाई, अब जरा ये लिमिट निकालते हैं। तो फिर से पहले बीटा वन बीटा टू पी इन सबको उड़ा देता हूं क्योंकि ये फालतू में परेशान कर रहे हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पी, पी का मतलब 2, 3 माइनस 2 tan पाई बाई 8x बीटा वन तो 1 ही था, इसकी पावर tan पाई बाई 8, बीटा 1 माइनस बीटा 2 तो 2 था, 2x तो tan पाई बाई 4x हो गया, वो tan पाई x बाई 4 हो गया, 2 कट गया, राइट। और अब जैसे ही बेटा मैं इसको लिमिट की फॉर्म चेक कर रहा हूं तो मुझे दिखाई दे गया, x को 2 डालूंगा तो भाई साहब तुम बन जाओगे, x को 2 डालूंगा तो पाई बाई 4 बन जाओगे, 3 माइनस 2 मतलब 1, और पावर में x को 2 डालूंगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1090 बन जाएगा। यानी ये 1 की पावर इन्फिनिटी तैयार हो चुका है। 1 की पावर इन्फिनिटी का तुम सब जानते हो क्या करना होता है, बेस में से 1 माइनस करो इनटू पावर फंक्शन, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस tan पाई एक्स बाई 8 है ना भाई, और ये इसको डबल ऑफ पाई एक्स बाई 8 लिख लो बेसिकली। अब tan 2 थीटा लगा दो उसमें, 1 माइनस tan थीटा, और उसमें लिख लो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब ये वाला एंगल है, दिमाग में मान लिया। 1 माइनस tan थीटा कटेगा भी तो 4 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, देख लीजिए जरा, हाँ सर ठीक ही लग रहा है। अब क्या करना था, थीटा क्या माना था मैंने, थीटा टेंडिंग टू क्या था भाई, लिमिट थीटा टेंडिंग टू, क्योंकि इतनी चीज को थीटा माना था, x2 जाएगा तो थीटा टेंडिंग टू पाई बाई 4 हो जाएगा। तो जैसे ही थीटा पाई बाई 4 डालोगे खेल ही खत्म हो गया, 4 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया, और e की पावर भी रेज करना होता है 1 की पावर इन्फिनिटी में, यानी लिमिट e स्क्वायर आएगी, e स्क्वायर यानी लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 2, सी ऑप्शन बन गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा प्रॉब्लम था भाई। हो रहे हैं ना भाई ये वाले क्वेश्चंस, देखो हो रहे होंगे, मुझे लगता है काफी लोगों से ये क्वेश्चंस हो रहे होंगे, कमेंट करके बताएंगे किस किस से हो रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, ब्रेन टीजर नंबर 24। पी एन बिलोंग्स टू नेचुरल, एफ एक्स दिया है फंक्शन 1 माइनस एक्स की पावर पी, अच्छा, और जी एक और फंक्शन दिया है। अब देख मेरे दिमाग में क्या चलता है यार, ये जो जी है मुझे दिख रहा है यार सिंप्लीफाई तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि जी एन एक्स को मुझे दिख रहा है एन अपॉन 1 अपॉन एफ एक्स, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर पी 1 अपॉन एफ टू एक्स। अब भाई साहब ये कोई सीरीज तो बनी नहीं रही जो मैं इस सीरीज को सॉल्व कर लूं, कोई सीरीज नहीं है वो, कोई भी सीरीज नहीं है, ठीक बात है, कोई भी सीरीज नहीं है। इनफाइनाइट जीपी का सम जैसा लिखा है ये, एक बात दिमाग में चल रही है कि यार ए अपॉन 1 माइनस आर जैसा लिखा है, बट एक्स की पावर पी कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो ले लूं, बहुत झोलबाजी लग रही है मुझे। चलो ठीक है आगे देखते हैं, फाइंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो दिमाग में क्या चल रहा है बता रहा हूं मैं तुम्हें, यार ये डायरेक्ट सीरीज सॉल्व नहीं हो सकती, मतलब जीएन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एक चीज चल रही है कि अगर कहीं जरूरत पड़ी इसको इनफाइनाइट जीपी की सम की तरह इंडिविजुअली लिख लूंगा, बट पहले निकालना क्या है देखते हैं, क्या पता जरूरत हो। अब देख मुझे समझ आ गया जरूरत ही नहीं लिखने की, क्योंकि उसने तो बस पी को 3 और एन को 5 दिया हुआ है, और 1 माइनस जी एन अपॉन, तो ये सीरीज बनाता हूं मैं। अब मैं क्वेश्चन यहां से पकड़ूंगा, मुझसे क्वेश्चन जीएन से तो पकड़ा जा नहीं रहा है, तो इस लिमिट से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस एन 5 डालना है, यानी एन को 5 डाल दो जीएन में, 5 अपॉन पी को 3 डालना है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, अगला क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4x की पावर 3, और nx तक जाना था, n तो 5 ही है, सो 1 अपॉन 1 माइनस 5x की पावर 3। यहां तक तुम्हारा डिनोमिनेटर जाएगा इस प्रकार का तुम्हारा, और नीचे x की पावर p भी है। ओ भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सर ये तो, बिल्कुल बेटा खतरनाक तो देख है ही क्वेश्चन, ऐसी हल्का फुल्का नहीं है, देखने में प्रॉपर डरावना क्वेश्चन। 1 माइनस दिस अपॉन एक्स क्यूब। अब मुझे एक चीज दिख गई कि भाई साहब एक्स क्यूब जो है हर जगह बन रहा है,
तो एक्स क्यूब को तो टी मान ही लेता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है थोड़ा सा बेटा सांस लेने लायक बनेगा ये। अच्छा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, अगले पेज पे लिखता हूं, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 1 माइनस 5/1 माइनस टी क्यूब, नहीं टी क्यूब क्यों, 1/1 माइनस टी, क्योंकि मैंने इसको एक्स क्यूब को मान लिया। 1/1 माइनस, इसको 8 एक्स क्यूब लिखोगे, एक्स क्यूब को टी है तो 1 माइनस 8 टी हो गया वो, 1 माइनस 27 टी, ऐसे करते करते 1 माइनस 125 टी होल अपॉन अच्छा समझ गया बेटा अब क्या होने वाला है। नीचे तो टी है, तो अब ये क्वेश्चन मुझे दिख गया टी टेंडिंग टू 0 है। अब सोच कैसे होगा इसका एलसीएम लेने की, तो मैं सोचूंगा भी नहीं भाई, 5 टर्म्स हैं मेरे दिमाग में। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, क्या मतलब कि इसको 1 अपॉन इसको लिख लो 1 माइनस टी की पावर -1, 1 माइनस 8 टी की पावर -1, 1 माइनस 27 टी की पावर -1, 1 माइनस 125 टी की पावर -1। और अब तुम्हें पता है क्योंकि टी टेंडिंग टू 0 है, टी टेंडिंग टू 0 है, तो तुम्हारा जो एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है कि 1 माइनस एक्स की पावर n को क्या लिख लेते हो, 1 माइनस एन एक्स लिख लेते हो स्मॉल टी के लिए, है ना भाई। तो इन सब में लगा दो। सो 1 माइनस 5/1 प्लस टी, 1 प्लस 8t, 1 प्लस 27t, 1 प्लस 125t, ऐसा कुछ बन जाएगा होल अपॉन टी। ठीक है भाई, यानी हमारे पास आ जाएगा एक एक एक, एक होगा 5 बार, तो वी विल हैव 1 माइनस 5/5 प्लस टी कॉमन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यही तो होगा सोचो। क्योंकि जब इन सबको कॉमन लोगे टी, 8t, 27t, 125, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 5 क्यूब तक टी बने हुए हैं। अभी एक बार और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना है भाई, क्योंकि मुझे दिख गया कि अब ऊपर नीचे से 5 काटता हूं, इसको कुछ के लिख देता हूं, बहुत कौन बार बार लिखेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया ऐसा, सही बोल रहा हूं क्या, वेयर के इज दिस मच वैल्यू, 5 से डिवाइड कर दिया, अब ऐसा लिख लिया होल बाय 5। और बेटा अब इसको फिर ऊपर लेके पावर -1 कर दे, 1 बनाया, 5 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 बनाना है पहला टर्म अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए। नीचे 5 काहे लिख रहे हो सर, नीचे तो टी था, टी और टी। अब तो बेटा मुझे क्वेश्चन खत्म होता हुआ दिख गया है, फिर से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाई। सो 1 माइनस के टी बाय 5 अपॉन टी, 1 1 कट गया, सो के टी बाय 5 इंटू टी, टी कट गया तो के बाय 5 हो गया, के बाय 5 हो गया बेटा, के बाय 5 बच गया हमारे पास। यानी ये लिमिट सॉल्व करके के बाय 5 है, वेयर के इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 5 क्यूब। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, 5 इंटू 6/2 nn प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर 225, 225 डिवाइडेड बाय 5, 45 आ रहा है भाई साहब आंसर। मजा ही आ गया क्वेश्चन में, क्या गजब क्वेश्चन था, कहां से कहां पहुंच गया। देखो थॉट प्रोसेस क्या था, सीरीज सॉल्व नहीं हुई मुझसे ये सीरीज सॉल्व नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि भाई डायरेक्ट फंक्शन लिमिट बनाई जाए जो निकालनी है, और उसको इसी तरह से अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कैसे दिमाग में आया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल की इतनी सारी टर्म थी, एलसीएम लेने का कोई सेंस नहीं है, और इनमें 1 प्लस एन एक्स क्योंकि टी भी 0 की तरफ जा रहा था। देख लो भाई काफी ज्यादा ही खतरनाक वाला हो गया। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई ब्रेन टीजर्स में, इस साल काफी खतरनाक क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने वरुण एडवांस में। बट डरना नहीं है बेटा, कोई लोग क्या है डर जाते हैं, अरे सर इतने टफ कैसे करूंगा, मेरे से तो होगा नहीं। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं है, तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए है कि भाई तुम एडवांस के जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें लगे कि हाँ यार इससे तो हल्के ही हैं। तुम उस समय, क्योंकि वहां स्ट्रेस लेवल बहुत होगा, वहां पहले ही पैनिक सिचुएशन मची हुई होगी, पहले ही तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर होगा, और अगर तुम्हें वहां सवाल भी और बहुत टफ लगने लग गए तो तुम तो भाई कैसे करोगे। तो मेरा पर्पज ये है
भैया जब प्रैक्टिस विकेट ही इतनी टफ बना दो कि जब मैच खेलने जाओ तो तुम्हें लगे अरे वाह यार फिर तो क्या आसान बॉलिंग है ना, वही वाला हाल है। प्रैक्टिस में अभी जितना मर्जी टफ लगने दे, पीवाईक्यू के सेशन में तो इजी लगता है ना, तुमने देखा होगा। मैं इसीलिए तुम्हें लास्ट लेक्चर में हर बार पीवाईक्यू करवाता हूँ, ताकि तुम्हें दिखे डिफरेंस दिखे। हाँ यार, अब हमने जब 4-5 लेक्चर में 50 ब्रेन टीजर करे इस चैप्टर के, तो फिर पीवाईक्यू हमें क्या हमारा दिमाग चल रहा है नंबर 1, और क्या हमें उसका लेवल बहुत ज्यादा टफ लग रहा है या मीडियम लग रहा है। देखिए इजी तो नहीं बोलेंगे हाँ, बट मीडियम भी अगर लग रहा है तब भी तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो भाई, एक और खतरनाक ब्रेन टीजर आता है भाई लिमिट्स का, और ऐसा क्वेश्चन जिसको करके तुम्हें आहा मजा ही आ जाएगा बेटा। देखो क्या है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें किसी की याद दिलाएगा। किसकी याद दिलाएगा सर? अबे किसी इंसान की नहीं बे सर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। उसकी नहीं बेटा जिसकी तू सोच रहा है, तेरे को याद दिलाएगा। ये सर्कल्स में एक क्वेश्चन मैंने ब्रेन टीजर कराया था उसकी। इधर देख, S1 S2 be two circles of unit radius touching each other externally and the line L is one of the direct common tangents। ये दो भाई बैठे हैं एक रेडियस के, इनकी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है जी। C1 is a circle of radius R1 such that it touches the circle S1 S2 and the line S। खेल समझा बेटा? सर समझ गया। यहां पर एक आएगा छोटू सा, और बेटा ये सर्कल में ब्रेन टीजर करवाया था कि अगर इसका रेडियस R1 होता है, इसका रेडियस R2 होता है, और इसका रेडियस अगर R है स्मॉल r, तो एक रिलेशन याद करो बेटा जी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? R1 R2 अपॉन रूट R1 प्लस रूट R2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से तो ऐसा ही कुछ आया था भाई, है ना भाई? ऐसा कुछ रिलेशन आया था, ऐसा कुछ रिलेशन आया था। सर्कल्स में एक ब्रेन टीजर कराया था मैंने तुम्हें, वहां पर इस तरह की चीज तुम्हें करवाई गई थी। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल होगा। R1 R2 तो मुझे 1 1 दिए क्योंकि यूनिट रेडियस है, तो एक तरह से रेडियस R भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना भाई? यहां से एक और रिलेशन आया था एक्चुअली, उसको भी लिख लेता हूं कि R रूट R का स्क्वायर, रूट में ही लिख लेता हूं एक तरह से, रूट R1 R2 का स्क्वायर ऑन रूट R1 प्लस रूट R2, मतलब यहीं से डिराइव हुआ था ये, का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो रूट R1 प्लस रूट R2 इंटू रूट R इक्वल टू रूट R1 R2, ठीक है जी। तो अगर मैं अब इसको खोल के लिख दूं तो रूट R अपॉन रूट R2 प्लस रूट R अपॉन रूट R1 इक्वल टू 1। सो बेसिकली जो रिलेशन हो गया वो हो गया 1 बाय रूट R इज 1 बाय रूट R1 प्लस 1 बाय रूट R2। ऐसे भी याद रख सकते हो रिलेशन, वैसे नहीं रखा हुआ तो। चलिए अब इसमें क्या होगा, रेडियस R1 तो निकल जाएगा। अब रिकर्जन का क्वेश्चन हो गया, देख आगे पढ़ते हैं। Similarly, circles C2 and C3, C4, Cn are circles of radius R2, R3, where circle CR touches circle S1 and CR minus 1। समझ रहा है ना खेल क्या है? S1 तो कॉमन है, मान लीजिए S1 वाला सर्कल था, इसे तो टच कर ही रहा है। अब एक नया सर्कल ले आओ जो, देख अब C2 कौन सा सर्कल होगा? C2 होगा। देख जब भी ऐसे रिकर्जन में फंसो ना, मैं क्या करता हूं, देख R को 2 डाल दिया, R को 2 डाला तो C2 किसको टच करा? S1 एंड C1। C2 S1 एंड C1 को टच करा, क्योंकि R को 2 डालने पर वहां C1 बन जाएगा। यानी ये C1 था, ये नीला वाला C1 था तुम्हारा, तो यानी जो तुम्हारा सर्कल C2 है वो इस तरह से है कि वो S1 को तो टच कर ही रहा है, साथ में C1 को भी कर रहा है, एंड वन ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन देम। तो इन दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये मतलब एक यहां ऐसे और सर्कल बन जाएगा, है ना? समझ रहा है? तो ये वाला C2 हो गया। अब ऐसे ही अगला वाला क्या हो जाएगा? C2 और इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, C3 ये हो जाएगा। ऐसे कहानी चलती जाएगी, समझ गया ना? ऐसे कहानी चलती जाएगी, समझ गया सर? तो बेसिकली जो, अगर ये R1 था, ये रूट R1 है, तो जो अगला वाला होगा देख उसमें क्या होगा, 1 अपॉन रूट R2
1/√R1 वाला तो फिक्स्ड है, ये वाला, इसकी जगह बस इस बार √R1 वाला आ गया। खेल समझ रहा है बेटा? खेल समझ गया कि नहीं समझा? ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, समझ रहा हूं। तो अब क्या होगा भाई, देखो यहां से रेडियस निकाल ही लेते हैं, तो 1/√R1 आ गया, ये 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 1/R1 की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर 4। 1/R1 तो 4 आ गया। अब ऐसे ही यहां पर अगर मैं डाल दूं 1/R2 का रूट, ये तो 1 ही था, और ये 1/√R1 की जगह अब बेसिकली 1 बाय, ये वाला क्या हो जाएगा, 1/√R1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी ये, है ना भाई? हाँ, तो ये 3 हो गया, यानी 1/R2 हो गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर, 1/R2 तुम्हारा 3 का स्क्वायर हो गया। समझ गया मैं, अब पैटर्न मुझे दिख गया है। ये बन रहा है 2 का स्क्वायर, 4 बन गया 2 का स्क्वायर। अगर एक में और देखना है तो में एक दिक्कत है, तो 1/R3 हो जाएगा √R3, ये वाला तो सेम रहेगा, यहां पे 1/√R2 हो जाएगा, तो ये तो 1 √R2 की वैल्यू 3 हो गई, 1/R2 की रूट की वैल्यू 3 हो गई, 3 + 1 4, सो 1/√R3 हो गया 4, तो 1/R3 हो गया 4 स्क्वायर। तो खेल समझ गए, अब तुम खेल को तुम बेटा समझ गए हो कि R1 में 2 का स्क्वायर आ रहा है, R2 में 3 का स्क्वायर आ रहा है, R3 में 4 का स्क्वायर आ रहा है, यानी हमें कहां तक जाना है, Rn तक जाना है, यानी सिमिलरली 1/Rn में n+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया मैंने, पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, और बस अब तो क्या है, लिमिट पूछी हुई है, इस लिमिट को बना दे भाई। इस लिमिट की वैल्यू 1/R1, 1/R2, 1/R3 इनको जैसे ही जोड़ूंगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1/R1 का मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और Rn मतलब n+1 का स्क्वायर अपॉन n³ था, अपॉन में n³ था, पर तो स्पेशल सीरीज बन गई, 1 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फॉर्मूला n+1 n+2 2n+3/6। समझ गए ना क्या किया है भाई, स्पेशल सीरीज लगाई है एसओटी की, ओ सॉरी सीक्वेंस सीरीज वाली। और अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लगाऊंगा, लॉ ऑफ लव, तो यानी ये यहाँ ये और ये कोफिशिएंट बचेंगे इसके, यानी 2/6, और ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये नीचे 1 बच जाएगा, यानी 1/3 आ गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म लगा के। सो ये लिमिट 1/3 बन गई है। आना पड़ेगा क्वेश्चन, देख सर्कल का कॉन्सेप्ट लिमिट्स के अंदर घुस गया। p+q पूछा है, 1+3 यानी 4 हो गया आंसर, आंसर जो है 4 हो गया। 11th में सर्कल्स में भी ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें इतना पार्ट करवाया था वहां पे, सिर्फ इतना। अब उसी के अंदर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया गया है, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। अब एक होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला तो सिंपल सा है, तुम कर सकते हो, इसको निपटा सकते हो बहुत आसानी से। एक ये करा देता हूं, फिर अगला एक और होमवर्क दे दूंगा, लास्ट है अब ये, लास्ट कर रहे हैं लिमिट्स का, फिर इसके बाद हम कंटिन्यूटी पे आएंगे। ठीक है भाई, ये वाला भी तुम्हें होमवर्क में दे दे रहा हूं, कर लेना, ये भी इजी है, होमवर्क में हो जाएगा, मल्टीपल करेक्ट है, ये वाला भी मल्टीपल करेक्ट था। इसको हम निपटा लेते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। n टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n+1, तो ये इनबिल्ट लिमिट का क्वेश्चन हो गया। देखो ये तो साइन 0 जा रहा है ना, साइन 0 0, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, जो कि 1 जा रही है, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों के 1 1 है, 1 की कुछ भी पावर होती रहे, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, 1 ही है, तो यानी ये 1 + 0 और उसकी पावर इंफिनिटी, यानी अब ये फर्दर 1 की पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन बन गया है। एक्चुअली सवाल 1 की पावर इंफिनिटी का है, मजेदार, देख इनबिल्ट लिमिट कहते हैं ऐसे, 1 की पावर इंफिनिटी, अब 1 की पावर इंफिनिटी बन गई है, तो फिर फॉर्मूला लगा दो भाई 1 की पावर इंफिनिटी का, n/n+1 ln e/2, ये भी थोड़ा अच्छा सा किया जा सकता है, कोई नहीं कर लेंगे, प्लस साइन 1/n
-1 होल थिंग मल्टीप्लाइड विद n, e की पावर रेज करना है, लास्ट में वो कर लेंगे। अब मुझे n तो बड़ा अच्छा लग नहीं रहा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1/n की टर्म्स भी दिख रही हैं, तो 1/n को थीटा ले लेता हूं भाई, 1/n को थीटा या x कुछ भी लेट कर लेते हैं, 1/n को x लेट कर लेते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां हो जाएगा 1 प्लस n से डिवाइड कर दिया ना, 1 प्लस ऐसा कुछ की पावर ln e/2, ठीक है जी, प्लस साइन थीटा -1, और इंटू n वाला जो था वो नीचे जाके x हो जाएगा। ठीक है भाई, साइन थीटा क्या, साइन x ही है वो। अब देखो भाई कौन सी फॉर्म है, अब 0/0 सी बन गई है आई थिंक, हाँ 0/0 बन गई है। अब सर लॉपिटल लगा दूं, लगा सकता है देख, बट मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, फिर से मुझे कुछ अच्छा सा दिख रहा है। लॉपिटल से भी वैसे हो तो जाना चाहिए, देख हो तो जाना चाहिए, ऐसा तो लग रहा है कि हो जाएगा लॉपिटल से। 1 प्लस एक्स की पावर -1 लिखकर लॉपिटल लगाऊंगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इसका। वो भी एक तरीका है, बट मैं तुम्हें थोड़ा डिफरेंट तरीका दिखा रहा हूँ। लॉपिटल से तो कर ही लोगे, एक बार डिफरेंशिएट करके नीचे से लग रहा है x1 बन जाएगा, एक बार लॉपिटल में सवाल खत्म हो जाएगा, वो भी तुम कर सकते हो, बट मैं तुम्हें कुछ और दिखा रहा हूँ। देख 1/1 प्लस एक्स को ना तुम थोड़ा सा एक ये भी समझ सकते हो कि 1/1 प्लस एक्स ही लिखा है ना मैंने, लिखा तो सही है, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 है वो। फिर से बाइनोमियल की तरफ दिमाग चल रहा है मेरा, मेरा दिमाग बेटा खुद खुरापाती है, तुम्हें पता ही है, इस तरह से पटांग चीजें सोचता है। और x क्योंकि 0 जा रहा है, तो अब इसमें बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूं, तो 1 - x इंटू ln e/2 प्लस साइन x -1/x, 1 और -1 भी कट गए, मजा ही आ गया। और अब जैसे ही इन्हें अलग अलग करूंगा बेटा, साइन x/x भी कट गया, साइन x/x हो गया 1, x कट गया 1 माइनस ln e/2 हो गया। ln e/2 को अब खोलने का समय आ गया है, ln e1 होता है, ये भी कट गया, तो ln2 आ गई, और e की पावर ln2 करनी ही थी लास्ट में, तो फाइनल आंसर 2 होना चाहिए भाई। था ना बढ़िया, अगेन अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं था यार, ये तो तुम्हें करना चाहिए था। देखो 1 की पावर इन्फिनिटी देखते ही मैंने फॉर्मूला लगाया 1 की पावर इन्फिनिटी का, जो कल कराया था, 1/n को x माना। तुम इसके बाद लॉपिटल भी लगा सकते थे, मैंने उसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ही कर दिया। चलिए एक ये वाला तो होमवर्क में करेंगे आप। अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूटी पर। ठीक है भाई, कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट तुम्हें पता ही है क्या होता है, कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब होता है एफ ए बराबर LHL x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, और बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। अगर ये तीनों चीजें बराबर हों एक फाइनाइट क्वांटिटी के, तो हम बोलते हैं कि वो कंटिन्यूस है बेटा, उस जगह वो कंटिन्यूस कहा जाता है फंक्शन उस पॉइंट पर। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब है कि कंटिन्यूसली ग्राफ बना पाए हम, बिना ब्रेक के अगर किसी का ग्राफ बन रहा है तो वो कंटिन्यूस ग्राफ है, राइट। जैसे बॉक्स एक्स डिसकंटिन्यूस ग्राफ है क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है इसमें अलग अलग जगह, बट साइन एक्स की बात करूं तो वो कंटिन्यूस ग्राफ है क्योंकि कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, बिना पेन उठाए ग्राफ बनाया जा सकता है। tan x भी डिसकंटिन्यूस है एट π/2, 3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ्स होते हैं कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। चलो एक सवाल लगाते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे, करिए ट्राई। fx एक फंक्शन दिया है, ये इतना खतरनाक सा, फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 अदर देन x0, एंड b फॉर x इक्वल टू x0, f इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन 0 टू π/2, तो a प्लस बी प्लस x0 का बॉक्स निकालना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाएं। सर x0 क्या है, अब पहला देख दिमाग में तेरे भी सवाल यही आया, मेरे भी यही आया था कि भाई x0 क्या है। देख x0 वो है जिस पर परेशानी उत्पन्न हो रही है ना, इस फंक्शन को परेशानी किस पर उत्पन्न हो रही है। सर परेशानी वहां उत्पन्न होगी जहां डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर में है e की पावर 10x - 2 -1 है ना, e की पावर में है वो पूरा, नीचे है -1, तो ये प्रॉब्लम वहां करेगा जहां ये 0 होगा, यानी e की पावर 10x - 2 जहां 1 होगा, यानी 10x - 2 जहां 0 होगा, यानी 10x बराबर 2 होगा, यानी तुम्हारा जो x0 प्रॉब्लम पॉइंट है
वो tan इनवर्स 2 है। एक्स नॉट की वैल्यू तो tan इनवर्स 2 होनी चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है हर जगह कंटिन्यूस है। तो इस ये तो इसकी तो लिमिट निकालनी पड़ जाएगी जब tan इनवर्स 2 है। tan x जब 2 हो रहा होगा उस पॉइंट पे इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए भाई फिर, है ना। चलिए तो tan x को 2 डालेंगे यहां पर भी, क्योंकि भाई tan x इक्वल टू 2 में इस भाई को दिक्कत है, 0 कह रहा है। बट वो कह रहा है ना भाई, हमें तो कंटिन्यूस रहना है, हमें तो हर जगह कंटिन्यूस रहना है। तो भाई एक ही चारा है, न्यूमरेटर को भी 0 बनाओ, फिर वहां लिमिट 0/0 बनेगी, फिर आगे लिमिट निकालेंगे उसकी, है ना। तो एट tan x इक्वल टू 2 न्यूमरेटर मस्ट टेंड टू 0। tan x को 2 डालते हैं, tan x को 2 डालते हैं तो 8 + 4 - 2a - a बराबर 0, तो 12 बराबर 3a, यानी a की वैल्यू तो 4 निकल आई। देख रहे हो कितने प्यार से a निकल के आ गया, a भी निकल कर आ गया। अब तुम्हें b निकालना है, तो भाई b तो x नॉट पे एग्जैक्ट वैल्यू है, बट कंटिन्यूटी के लिए तो मैं अभी बताया एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पर और लिमिटिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो लिमिट यहां से निकलेगी, जो लिमिट आएगी वही b होना चाहिए, है ना। समझा ना क्वेश्चन क्या बना। सो बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट, इस पूरी चीज की जो लिमिट होगी tan³ x + tan² x, a की जगह तो 4 डाल दो, -4 tan x -4 होल अपॉन e की पावर tan x -2 -1। ठीक है भाई, इतनी बात तो सही है। अब देख, x को x नॉट क्या, tan x नॉट को थीटा मान लेता हूं, tan x को t ले लेता हूं, tan x को t ले लेता हूं इस पूरे लिमिट के अंदर, tan x को t ले लेता हूं तो t³ + t² -4 × t + 1 अपॉन e की पावर t -2 -1। और लिमिट में अब क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही x टेंडिंग टू x नॉट होगा, और tan x नॉट तो तुम्हारा 2 है, तो t टेंडिंग टू 2 हो जाएगा, समझे, t टेंडिंग टू 2 हो जाएगा। ठीक है सर। अब देख नीचे तो e की पावर t -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूं, e की पावर x -1 अपॉन x जैसा बन गया, 1 बन गया। पार्शियल लिमिट डाल दी सर आपने, ट्रिक बताई थी तुम्हें, मल्टीप्लिकेशन में एक अलग से कोने में लिमिट डाल दो पार्शियली, वैसे तो देख अलाउड नहीं है, बट डाल भी दोगे ऐसे में तो कोई गलत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन में, प्लस माइनस में नहीं। बस अब क्या है, आई थिंक ऊपर से इन दोनों में से t² कॉमन, फैक्टर्स ही हो गए, t -2 ऊपर से अब t² -4 t + 1 अपॉन t -2, t -2 भी कट जाएगा ऊपर नीचे से, 0/0 फॉर्म कट गई, तो t + 2 × t + 1 बच गया। और t को डाल दो बेटा 2, लास्ट में t को 2 डालना है, 4 × 3, 4 × 3 12, 12 बन गया बेटा, ये लिमिट 12 बन गई, यानी b की वैल्यू 12 होनी चाहिए, ये लिमिट भी होनी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस है। b की वैल्यू आ गई 12, हो गया सवाल भाई, b 12 a 4, इसकी वैल्यू निकालनी है फाइनली। अब 12 + 4 + x0 की जगह tan इनवर्स 2 का बॉक्स, 12 और 4 16, 16 को तो बाहर निकाल लो, बॉक्स tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, देख tan इनवर्स 2 जो है तेरा लगभग कितनी वैल्यू है, √3 तुम्हारा, tan इनवर्स √3 होता है π/3, है ना, π/3, बट क्योंकि 2 ग्रेटर देन √3 है, तो tan इनवर्स 2 भी tan इनवर्स √3 से बड़ा होगा, बट tan इनवर्स √3 तो π/3 है, तो यानी tan इनवर्स 2 लगभग π/3 से तो बड़ा ही होगा, है ना। π/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा, 1 पॉइंट के आसपास होगा, और 1.57 तक ही रहता है, तो इसकी बॉक्स वैल्यू 1 हो गई, समझ गया ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके π/2 होता है 1.57, तो 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा ये चीज, tan इनवर्स 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, तो बॉक्स 1 हो गया, आंसर 17 होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन, लिमिट्स लग गया पूरा, कंटिन्यूटी लग गया, ITF लग गया, और क्या चाहिए भाई तुम्हें, देख लो, खिचड़ी तो नहीं मच गई भाई दिमाग में।
चलो भाई आगे बढ़ेंगे। एक और जबरदस्त क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, एक और जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं कंटिन्यूटी का। देखो क्या है। फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। x नेगेटिव के लिए ऐसा, x इक्वल टू 0 के लिए ऐसा, x इक्वल टू पॉजिटिव के लिए ऐसा। ए बी सी डी आर बी कॉन्स्टेंट इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 0, 0 पे कंटिन्यूस है। समझ गए सर, एल एच एल आर एच एल एफ ए तीनों बराबर रखने हैं इस बार, फिर ऑप्शन चेक करने हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू हो जाते हैं भाई, एल एच एल से शुरू हो जाते हैं। एल एच एल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 0 से कम वाला ये फंक्शन है, a इंटू 1 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस 5 प्लस बी कॉस एक्स प्लस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो 0/0 होनी चाहिए, नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 पहुंचाओ। x को 0 डाल रहे हैं तो ऊपर a प्लस बी प्लस 5 आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस 5 बराबर 0। और अब ऊपर लॉपिटल लगा देता हूं, डिफ्रेंशिएट ऊपर का हो जाएगा a इंटू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स होल अपॉन 2x। ठीक है जी, अब दोबारा क्या लॉपिटल लगाएं, अब तो सीधे ही हो गया, साइन एक्स बाय एक्स 1, ये एक्स इसमें कट जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स 1, तो 2 बाहर 1/2 बाहर, ये 2 बाहर कर लिया, माइनस ए माइनस माइनस ए कॉस एक्स, तो माइनस ए ही हो गया, वो भी माइनस ए हो गया, और माइनस ए और ये माइनस बी साइन एक्स बाय एक्स, वो भी 1 हो गया, तो -2a माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो, अपॉन 2, ये आ गई भाई LHL। और LHL बराबर 3 होनी चाहिए F0 की, ये बराबर 3 हो गया, -2a माइनस a प्लस 2a प्लस बी बराबर -6 आ गया, बट a प्लस बी -5 था, a -1 आ गया, a -1 डाल देंगे तो b -4 आ गया भाई। सही बोल रहा हूँ ना, ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ ना? हाँ सही लग रहा है भाई, सही लग रहा है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू तो निकल आई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये ऑप्शन तो अब देख मैच करने की हालत में हूं मैं। b की जगह अगर मैं -4 डाल दूं, e की पावर -4x -1 अपॉन साइन एक्स बाय एक्स इंटू एक्स कर दिया, और इसको मैंने लिख दिया e की पावर -4x -1 अपॉन एक्स, -4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चीज तो बन गई 1, तो -4 आ गई ये वाली लिमिट, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आ गया है ना भाई। चल आगे बढ़ेंगे, सी और डी भी निकालने हैं सर, एक ए और बी से ये भी मैच हो सकता है, देख इंटीग्रेशन का, ए कितना था -1, तो ये तो 0 हो गई लोअर लिमिट, अपर लिमिट में माइनस बी है, माइनस बी हो गया 4, तो 0 से 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है, सो 1/4 tan इनवर्स x/4, फॉर्मूला लगा दिया, 0 4, तो 1/4 tan इनवर्स 1 π/4 π/16 हो रहा है, गलत हो गया, ये सी ऑप्शन तो गलत है, π/4 इसने लिख दिया है, सही है, ये ऑप्शन गलत आ गया। अब देखते हैं बी और ए भी आ गया, अब सी डी यहां से निकलेगा, आरएचएल को भी तो सॉल्व करना है भाई, आरएचएल भी सॉल्व करनी है, तो इसकी लिमिट निकालूंगा 0 पे। मुझे दिख रहा है भाई साहब तुम तो जो है 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा बनना चाह रहे हो, ठीक है भाई 1 की पावर इन्फिनिटी बना देते हैं, फिर तुम्हें 1 की पावर इन्फिनिटी ही बना देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, आरएचएल को सॉल्व करने के लिए बेस फंक्शन में से 1 माइनस, तो सी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब, सी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स, पावर फंक्शन है 1/x, और ई की पावर भी करनी है, कर लेंगे। समझ गया भाई। तो अब क्या हो गया सर, ये बहुत बड़ा खेल हो गया बेटा, एक एक्स तो कट गया, सी प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में ये लिमिट एग्जिस्ट कराना चाहते हो तुम, डिनोमिनेटर भाई 0 बन रहे हैं,
न्यूमरेटर तुम्हारा सी की तरफ जा रहा है तो सी तो जीरो होना पड़ेगा, समझे ना, क्योंकि जीरो ऊपर भी जीरो ही बनेगा तभी होगा। अब सी तो जीरो है, बढ़ा दो तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, डी यानी ये लिमिट डी के बराबर आ गई, ई की पावर डी हो गई, फाइनली ये लिमिट ई की पावर डी हो गई। ई की पावर डी की वैल्यू भी 3 के बराबर होनी चाहिए, आर एच एल भी, ई की पावर डी 3 हो गया, यानी डी की वैल्यू एल एन 3 हो गई है। ऑप्शन मैच करेंगे भाई, पहले कर लेते हैं। 2 ई की पावर डी तो 2 इंटू 3, 7 सी तो जीरो था, माइनस 3 ए था -1, आई थिंक कहाँ गया, ए था -1, बी था -4, तो 6 3 9 और 29 बिल्कुल सही। डी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही आ गया है, डी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही आ गया है। अब बात बची बस बी की, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी निकालनी है इस फंक्शन की। सी तो जीरो था, हाँ सर सी तो जीरो था, इसकी निकालनी है, जरा लिख लेते हैं अलग से। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ c माइनस 3a sin x का बॉक्स लेना है। अच्छा c तो जीरो था, a -1 है, तो बॉक्स 3 sin x हो गया। तो बॉक्स 3 sin x कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, तो पहले देख अब 3 sin x का ग्राफ बनाता हूं, और मुझे डोमेन दी हुई है 0 से पाए में, बोल रहे हैं 5 बार है क्या, देखो ध्यान से कैसे चेक करते हैं। 0 से पाए, अभी ऑल दो ग्राफिकल अप्रोचेज आगे बताऊंगा, जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिक्स करेंगे वहां पे आपको ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा, बट थोड़ा बहुत तुम देख सकते हो। 0 से पाए साइन एक्स का ऐसा होता है, तो 3 साइन एक्स का ट्रिपल स्ट्रेच हो जाएगा, यानी पाई बाय 2 पे एक्चुअली इस बार 3 हो जाएगा। अब देखो बॉक्स का तुम्हें पता है, जहां जहां इंटीजर होगा वहां पे वो दिक्कत पैदा करेगा। कौन, बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटी है ये, जैसे बॉक्स एक्स कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां एक्स इंटीजर हो, है ना, तो बॉक्स 3 साइन एक्स कहां कहां होगा, जहां 3 साइन एक्स इंटीजर हो। 3 साइन एक्स बेसिकली जब भी इंटीजर होगा तब तब दिक्कतें पैदा करेगा, ठीक है जी। अब 3 साइन एक्स की रेंज क्या है, क्योंकि साइन एक्स की रेंज 0 से पाए में 0 से 1 होती है, पॉजिटिव ही रहता है, तो 3 साइन एक्स की हो गई, 3 साइन एक्स की हो गई 0 से 3, ठीक है भाई साहब। तो यहां 3 हो रहा है, यहां कहीं बीच में 2 भी होगा इंटीजर, ये 3 साइन एक्स की वैल्यू कहीं 2 होगी और कहीं 1 होगी, तो जहां जहां इंटीजर हो रहा है वहां वहां दिक्कत पैदा होगी। 0 पे नहीं होगी, क्योंकि 0 पे लेफ्ट लिमिट हमें देखनी नहीं, 0 पे बाउंड्री है, सिर्फ राइट साइड देखनी है, तो 0 पे 0 है, और राइट साइड में भी बॉक्स ऑफ 0.000 ही रहेगा, 0 पे दिक्कत नहीं है। जब भी 3 साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तब दिक्कत पैदा होगी, क्यों, क्योंकि 1 के आगे बढ़ोगे, जैसे इसके आगे, तो यहाँ बॉक्स 1 होने लगेगा, यहाँ रहोगे तो बॉक्स 0 हो जाएगा, यानी ये दिक्कत पैदा करेगा। सिमिलरली 2 पर भी यही होगा, 3 साइन एक्स जब 2 होगा तब भी तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 2 हो जाएगा, और 1.999 का बॉक्स तुम्हारा 0 हो जाए 1 हो जाएगा, यानी इस पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। 3 पर भी होगा क्या, 3 पर भी होगा क्या, जब 3 साइन एक्स बराबर 3 होगा, तो 3 पर देखो, अब 3 पे कई बार लगने लगता है कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 के लेफ्ट में 2.99, ठीक है सर, 3 के लेफ्ट में भी 2 होगा और राइट में भी 2 होगा, बट 3 पे तो 3 होगा ना गुरुजी, जब 3 साइन एक्स 3 हो रहा होगा तो उसका बॉक्स तो 3 हो जाएगा। लेफ्ट और राइट लिमिट सेम है, 2.99 दोनों तरफ से बन रहा होगा, बॉक्स 2 बनेगा, बट 3 चीजें बराबर होती हैं कंटिन्यूटी के लिए, LHL RHL तो FA बराबर हो गई, बट FA के बराबर नहीं हुई, क्योंकि उस पॉइंट पे पाई बाय 2 पे एग्जैक्ट 3 हो रहा होगा, यानी इस पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। खेल समझे, तो यानी जब भी साइन एक्स 1/3 होगा तब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, साइन एक्स 2/3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, साइन एक्स 3x साइन एक्स 3 यानी साइन एक्स 1 पर डिसकंटिन्यूअस, साइन एक्स 1/3, बट तुम्हें नंबर ऑफ वैल्यूज x की बतानी है। अब गलती क्या हो जाती, 3 हो गए सर मेरे भाई, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बतानी है। साइन एक्स 1/3 2 बार होगा, एक यहां होगा और एक यहां भी तो होगा, तो इसके 2 पॉइंट्स आएंगे, साइन एक्स 2/3 के भी 2 पॉइंट्स आएंगे, एक ये और एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट्स यहां से आएंगे, और साइन एक्स 1 का एक ही पॉइंट है ये वाला, तो 2 और 1 5 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बी वाला भी बिल्कुल सही है, ABD आना, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा प्रॉब्लम था। देख काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लिमिट्स कंटिन्यूटी के इसमें मिक्स हो गए,
देख 0/0 फॉर्म वाला मिक्स हो गया। पहले तो कहाँ गया, सबसे पहले तो भाई तुम्हारा ये वाला चीज मिक्स हो गई। 0/0 होता है तो उसमें लॉपिटल लगाते वक्त क्या क्या करते हैं, वहां से ए बी वेरिएबल सॉल्व करे। फिर तुम्हारा 1 की पावर इन्फिनिटी लग गया। उसके बाद फिर तुम्हारा थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन लग गया, या लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट लग गया, या इंटीग्रेशन लग गया। और फिर यहाँ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट इंटरवल की बातें हो गई कि बॉक्स फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है का क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, राइट। देख लीजिए, देख लीजिए भाई। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रेन टीजर नंबर 31, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग इसमें दिमाग लगाएं। बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट दिमाग लगाइए। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं। बेसिकली एफ एक्स बी फंक्शन 0 से 5 डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, सच दैट एफ स्क्वायर एक्स इज 1। हर एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू का स्क्वायर 1 है, यानी एफ एक्स जो है प्लस माइनस 1 में से ही कुछ हो पाएगा, दोनों में से कुछ होगा 0 से 5 हर वैल्यू के लिए, ठीक है। सिर्फ इंटीजर पे नहीं, सारी बीच में भी कुछ वैल्यूज होंगी, 0 प्लस 0 माइनस, 0 माइनस तो खैर नहीं है, बाकी सब पे। एंड एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट ऑल इंटीजर्स। बोल रहे हैं इस तरह से फंक्शन डिफाइन करो कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा सभी इंटीजर्स पर। 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, 1 पर भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस आना चाहिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देख हम कैसे शुरू करेंगे, पीएनसी थोड़ा सा लगेगा ही ऑब्वियसली। f0 से स्टार्ट करते हैं। f0 की वैल्यू या तो +1 या -1 होगी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब सोचो 0 पे तो देख LHL तो चेक करनी नहीं, RHL जो होगी ऑटोमेटिकली वो अपनी वैल्यू ले लेगी। सोच, क्योंकि अगर तुमने f0 2 तरीके से किया, सो f0 टू वेज और f0 पे हम चाहते हैं या तो +1 ले ले या -1, क्योंकि अगर +1 लिया होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला -1 लेगा क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूअस चाहिए, या -1 लिया होगा तो ऑटोमेटिकली ये 1 लेगा क्योंकि हमें वही चाहिए। और 0 से 1 के बीच में सब जगह यही वैल्यू चलेगी। ये तो फिक्स हो गई है ना भाई, ये वैल्यू फिक्स हो गई, इसके अकॉर्डिंगली जो भी आएगी वही चलेगी, क्योंकि बीच में हर जगह कंटिन्यूअस चाहिए। हमें 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस रखना है, यानी अब सीधे 1 पे जाके प्रॉब्लम पैदा होगी। 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस कर लिया, तो अब f1 पर सोचते हैं क्या क्या होगा। अब ये बड़ा प्यारा है, देख फिर से देख कहानी क्या है। कहानी ये है कि f0 अगर आपने फिक्स कर दिया, f0 अगर हमने मान ले f0 हमने कुछ भी ले लिया, तो f0 प्लस, अब 1 पर अगर आप चाहते हो, 1 पर आप चाहते हो कि डिसकंटिन्यूअस आ जाए, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस कैसे कैसे आ सकता है। देख पहले 1 के लेफ्ट में एक वैल्यू होगी, 1 के राइट में एक वैल्यू होगी, सॉरी 1 पर एक वैल्यू होगी और 1 के राइट में एक वैल्यू होगी। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनेंगे। ये वाली वैल्यू तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि भाई जो f0 प्लस की थी वही 1 माइनस की होगी, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस चलेगा। तो ये वाली तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही f0 प्लस फिक्स हुआ, जैसे ही f0 फिक्स हुआ तो f0 प्लस फिक्स हुआ, f0 प्लस फिक्स हुआ तो 1 से पहले तक का फिक्स हो चुका है। अब f1 फिर से 2 तरीके से वैल्यू ले सकता है ना, 2 तरीके से। कैसे? या तो 1 या -1, ये भी भाई 2 तरीके से ले सकते हैं। तो 2 × 2 टोटल जो 4 वेज होंगे। अब तुम्हें दिक्कत दिख रही होगी इसमें कि सर एक दिक्कत भी तो हो गई, इसमें एक दिक्कत हो गई कि 4 वेज गलत है। क्यों? बेसिकली मैं इन तीनों को एक साथ लेने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो। f0 मैं चाह रहा हूं 1 पे डिसकंटिन्यूअस आए। डिसकंटिन्यूअस कब आएगा? जब ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये तो फिक्स था, एक ही तरीके से सेलेक्ट हुआ, ये 2 तरह से सेलेक्ट हुआ, ये भी 2, बट इनमें से एक केस ऐसा होगा, मान ले इसकी फिक्स्ड वैल्यू आई थी -1, मान लेते हैं तुमने इसको भी 2 तरीके से सेलेक्ट किया, यानी 1 और -1, और इसको भी 2 तरीके से सेलेक्ट किया, 1 और -1। तो एक केस ऐसा होगा जब ये जो फिक्स्ड आई थी और ये -1 सपोज तीनों मिला के इक्वल हो गए होंगे, तब ये कंटिन्यूअस बन गया होगा। तो वो वाला एक केस -1 वे कर देता हूं, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट f of 1 माइनस f of 1 प्लस और f of 1, इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं बेटा, ठीक है। सो 3 वेज फॉर making f1 making fx discontinuous at x equal to 1, क्योंकि हम तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस चाहते हैं, राइट। सेम कहानी को आगे रिपीट करा दे। अब देख, क्योंकि जैसे ही 1 प्लस की वैल्यू फिक्स हो गई है,
तो वो 2 माइनस तक फिक्स हो चुकी है। समझ गए? अब सेम कहानी 1 की जगह 2 के लिए कर दे, तो 2 के लिए भी 3 वेज आएंगे। 3 वेज फॉर मेकिंग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। 3 पर भी सेम कहानी आएगी, 3 वेज ही आएंगे। 4 पर भी सेम कहानी आएगी, बट 5 पर फिर से, क्योंकि 5 पर बेटा फिर बाउंड्री पॉइंट आ गया, तो एट x इक्वल टू 5, तो तुम्हें क्योंकि 5 के लेफ्ट में तो वैल्यू फिक्स हो चुकी, F5 माइनस फिक्स हो चुकी है क्योंकि F4 प्लस फिक्स हो चुकी, तो F5 माइनस भी फिक्स हो गई क्योंकि बीच में कंटिन्यूस है। तो यानी तुम्हें ये तो फिक्स्ड है, इसको बस F5 को, F5 प्लस तो लेना नहीं क्योंकि 5 बाउंड्री पॉइंट है, F5 को 2 तरीके से सेलेक्ट कर लोगे, तो यानी कि कोने वाले 2 तरीके से होंगे और बीच के सारे 3 तरीके से सेलेक्ट होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 सही बोल रहा हूं ना? नहीं, 2 भी लास्ट वाला गलत बोल दिया मैंने। क्यों? क्योंकि जो यहां फिक्स्ड हुआ होगा वो वैल्यू तो नहीं आएगी ना भाई। समझ रहा है? यहां पे 1 या -1 फिक्स हुआ होगा, उसके ऑपोजिट एक ही वैल्यू आएगी बस। यहां तो ये वाला सिर्फ 1 वे होगा। यही तो गलती हो गई मुझसे, समझ आ गया मुझे क्विकली कि ये वाली चीज एक तरीके से ही सेलेक्ट होगी। समझ गया? तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 0 पे डिसकंटिन्यूस करने के 2 तरीके हैं। कैसे? कुछ भी दे दे भाई, 0 को, F0 को +1 दिया तो F0 प्लस उल्टा ले लेगा, F0 को -1 दिया तो F0 प्लस उल्टा वाला ले लेगा वैल्यू। F0 प्लस की फिक्स हुई तो इसकी भी फिक्स हो गई 1 माइनस तक की, क्योंकि 0 और 1 के बीच में सब जगह कंटिन्यूस चाहिए, तो फिक्स हो गई। इसकी 2 वेज और इसमें से -1 वे, क्योंकि एक तरीके से वो कंटिन्यूस बन गया होगा जब तीनों की सेम आ गई होगी। तो 4 - 1 3 वेज कर दिए और सबके बीच वालों के 3 होंगे, फिर बाउंड्री पॉइंट लास्ट के एक ही तरीका। तो 81 इंटू 2 हो गया 162 आ रहा है भाई आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो गए कंटिन्यूटी के साथ, आना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। चलिए 31 क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब 32 वाला तो होमवर्क में कर लेना, ये ज्यादा बेसिक सा ही है। बॉक्स फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन को तोड़ना है इस डोमेन के अंदर, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक ऐसे भी आते हैं एडवांस में, इसलिए इसे कर जरूर लेना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हम करेंगे कॉन्क्लूड। कंटिन्यूटी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यूटी कल भी कराऊंगा, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों चीजें कल के लेक्चर में और पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में दैट इज। चलिए, तो fx दिया है एक फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, एक फंक्शन दिया 23 माइनस समथिंग की पावर में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक देखते ही दिमाग में होल स्क्वायर चल रहा है, और gx दिया है fx अपॉन म्यू, बॉक्स डिनोट्स gif, म्यू एक नेचुरल नंबर है। फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू फॉर विच gx इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x। समझ गया? तो पहले fx की रेंज निकालता हूं, साफ दिख गया, क्योंकि fx की रेंज से ही मुझे पता लगेगा कब कब ये बॉक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर fx है। तो fx की रेंज के लिए 23 माइनस 2 की पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, आई थिंक 4 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया ना? देखना सही लिखा है क्या भाई? होल स्क्वायर खोलता हूँ, x² माइनस x² प्लस 2x 4 माइनस 1 3, बिल्कुल ठीक है। तो यानी अब मेरे को दिख गया कि fx की जो मिनिमम वैल्यू होगी, fx मिनिमम के लिए ये मैक्स होना चाहिए, ये मैक्स के लिए पावर मिनिमम होनी, पावर मैक्स होनी चाहिए, पावर मैक्स के लिए मिनिमम होना चाहिए, यानी कि fx मिनिमम जब होगा ये, जब ये 0 होगा, यानी 23 माइनस की पावर 4, 23 माइनस 16 यानी कि 7 हो गया। fx की मिनिमम वैल्यू 7 हो गई। समझे कैसे किया मैंने? fx की मैक्स के लिए ये कम से कम कब होगा? जब पावर कम से कम होगी। पावर कम से कम कब होगी? जब ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर इन्फिनिटी। fx मैक्स के लिए ये इन्फिनिटी, तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 टेंडिंग टू 23 होगा, एग्जैक्ट 23 नहीं हो पाएगा। तो क्लोज्ड 7 ओपन 23, ये तुम्हारी fx की एक तरह से रेंज आ गई, 7 से 23 रेंज आ गई। और अब तुम्हें म्यू से डिवाइड करना है। अब देखना, बड़े मजेदार चीज बन गई कि अब तुम्हें एक बात पता है, आज बताई थी वैसे भी, और वैसे भी पता है तुम्हें कि fx अपॉन म्यू जहां जहां इंटीजर होगा वहां डिसकंटिन्यूअस आएगा, है ना? बट एक्चुअली अगर म्यू तुम्हारा 23 या उससे बड़ा हो गया, सोचो, इफ म्यू इज, क्योंकि म्यू एक नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 23, तो न्यूमरेटर में तो 23 से कम कुछ लिखा होगा। 7 से 23 को अगर तुम डिवाइड कर दोगे 23 या उससे बड़े नंबर से, तो एक छोटा फ्रैक्शन बन जाएगा, 1 से छोटा फ्रैक्शन, यानी ये हमेशा ही 0 बन जाएगा। तो gx तुम्हारा हमेशा ही एक तरह से 0 बन जाएगा, यानी कंटिन्यूस 0 फंक्शन तो क्या है? कंटिन्यूस, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यानी कि 0.9 0.8 ऐसा कुछ होगा, और तुम्हारा बॉक्स 0 बन जाएगा, बॉक्स उसका 0 बन जाएगा, यानी कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी म्यू 23 से बड़ा, तो 23 या 23 से बड़ा नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं, अगर म्यू नेचुरल तो था ही,
तो 1 से 23 के बीच में बात कर लेते हैं। 1 क्लोज्ड, 23 ओपन। इसमें बस देखना है मुझे अब क्या क्या हो सकता है। अब सोचो, बेसिकली तुम्हें बस ये देखना है एफ एक्स अपॉन म्यू क्या होगा। देख, एफ एक्स अपॉन म्यू तुम्हारा 7 बाय म्यू से लेके 23 बाय म्यू हो गया। तो अब म्यू की किस किस वैल्यू पर यहां इंटीजर पैदा रहेगी, यहां इंटीजर प्रेजेंट रहेगी। तुम्हें बस ये सोचना है, समझे क्या बोला? क्योंकि एफ एक्स बाय म्यू तुम्हारा इस वहां डिसकंटिन्यूस होगा जहां इंटीजर बनेगा। अगर म्यू की ऐसी वैल्यू ले लूं कि बीच में इंटीजर रहे, जैसे म्यू 1 लेता हूं तो 7 से 23 ही बना, के बीच में बहुत सारी इंटीजर है, वहां सब जगह डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। म्यू को 2 ले लूंगा तो 7/2 से लेके 23/2 बहुत सारी इंटीजर है, तब भी रहेगा। म्यू को 3, 4 सब में इंटीजर प्रेजेंट रहेगी। कहां तक रहेगी बस ये चेक कर लीजिए, कहां तक रहेगी। अगर मैं म्यू को 23 लेने की कोशिश करूं, 23 से पहले, 23 से पहले 22 होगा, तो 7/22 23/22 इसके बीच में भी एक इंटीजर तो आ ही रही है। 7/22 23/22 के बीच में 1 इंटीजर आ रही है, x = 1, वहां पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। यानी 22 तक सब जगह कहीं ना कहीं इस इंटरवल में एक इंटीजर फंसेगी, यानी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस बनेगा। यानी कि म्यू की सारी वैल्यूज 1 से लेके 22 तक पॉसिबल है बेटा। 23 ऑनवर्ड पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैसे यहां 23 डालोगे कोई भी इंटीजर प्रेजेंट ही नहीं होगी इस इंटरवल में। 23 पे ये ओपन है ना, इसलिए 1 नहीं मानी जाएगी। बस अब क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 1 से लेके 22 तक का सम। सो 22 × 23/2 23 × 11 253 253 हो गया आंसर। ठीक है भाई, ऐसे करना है। देख, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराए आज मैंने तुम्हें। कोई इसमें ऐसे नहीं है कि बिल्कुल तुम बहुत ही टफ थे सर ये तो मैं कैसे सोच लेता। हर एक क्वेश्चन को जब तुमने सॉल्यूशन देखा होगा तुम्हें लगा अरे यार ये तो मैंने भी सोच लिया होता, काश मैंने भी सोच लिया होता। तो यही है बेटा एडवांस का खेल। एडवांस का खेल यही है कि जिसमें आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये कर सकते थे, और तुम्हें इस प्रैक्टिस करनी है कि हाँ यार करो, अब उसको कर भी पाओ। इतनी प्रैक्टिस करो कि भाई वो तुम्हें क्लिक करने लग जाए। ठीक है भाई, नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए, तो आई होप आज मजा आया सभी बच्चों को, जो हमने कंटिन्यूटी और लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स करे हैं। अब अगली क्लास में कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। टेक केयर।